तो बच्चा आज होने वाले तबाही पूरे के पूरे 12th के 16 चैप्टर केमिस्ट्री के वन शॉट वन वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद बोल दूंगा कि 70 में से 70 मार्क्स लाकर ही रहेगा तू, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, सच कह रहा हूं। इसको अगर अच्छे से देख डाला, जो कुछ बातें कर रहा हूं अगर उसको फॉलो अच्छे से कर डाला तो 70 नहीं, मैं ऑप्शन के साथ 98 मार्क्स तू ला सकता है। हे मैं तुझे आज आश्वासन देता हूं। 1 2 3 करके मैं कुछ कंडीशंस बोलने वाला हूं, उसे अच्छे से फॉलो करना है बच्चा। पूरे डेरिवेशंस करेंगे, पूरे रिएक्शंस करेंगे, पूरे प्रॉब्लम्स करेंगे, पूरी थ्योरी करेगी। जो प्रॉब्लम्स तेरे से आज तक केमिस्ट्री में नहीं हुए उसको भी हम फॉलो करेंगे, उसको भी हम निपटा डालेंगे, उसका भी हम युद्ध घमासान होने वाला है आज। सिर्फ तुझे एक चीज याद रखनी है, वही पेन पुस्तक लेके बैठना है, नाश्ता करके बैठना है। अगर तूने अभी शुरू किया तो खत्म होने तक तुझे वेट करना होगा। पूरा लेक्चर खत्म करेगा तभी तू उठेगा। हे मेरे को आज तेरा वचन चाहिए, ठीक है बच्चा। जो डेरिवेशन तेरे से आज तक नहीं हुए, या फिर जो जो क्वेश्चंस तूने आज तक देखे भी नहीं है, या फिर तूने कुछ पढ़ाई नहीं की है, तुझे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ही रिवीजन चाहिए, दिमाग को मचपचा नहीं चाहिए, तो ये लेक्चर सिर्फ तेरे लिए बच्चा। जो लेक्चर होने वाला है ना, पिछले साल का लेक्चर देख ले तू। जो क्वेश्चंस मैंने बोले थे केमिस्ट्री के लिए 101% वही क्वेश्चंस आए थे। आज तुझे बोल दे रहा हूं कि तुझे जो जो चीजें बताऊंगा उसे अच्छे से फॉलो करना है। 2 दिन है हमारे पास, इस 2 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ तुझे तेरे ऊपर विश्वास भरोसा रखना है बच्चा। अभी भी तूने बच्चों के साथ शेयर नहीं किया है तो क्या कर रहा है तू? 20-30 बच्चों को सारे के सारे ग्रुप पे इंफॉर्मेशन डाल दो, जिसके कारण केमिस्ट्री का पेपर हैक हो जाना चाहिए। पूरे के पूरे सब्जेक्ट में से केमिस्ट्री में आउट ऑफ मार्क्स हर बच्चे तक मिलने चाहिए। ये मेरा सपना है। मेरा सपना एक ही है कि महाराष्ट्र के गांव-गांव के बच्चे तक हमें पहुंचना है, और इस सपने को पूरा करने के लिए मैं लगा हूं। आप है क्या मेरे साथ? आप 101% मेरे साथ होंगे। मेरे को सिर्फ एक वचन चाहिए, आपका एक सब्सक्राइब चाहिए, और 10 से 12-15 बच्चों के साथ शेयर चाहिए। इतनी 2 चीजें तूने कर डाली तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह दे रहा हूं, आने वाले एमएसटी सीटी में मैं इतना बड़ा मचा डालूंगा यूट्यूब पे कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं यूट्यूब के माध्यम से इतना बढ़िया पढ़ सकता हूं, या फिर मैं इतने अच्छे मार्क्स ला सकता हूं। तो बच्चा हम शुरू करते हैं। वही पेन पाठ्य पुस्तक तो अच्छे से लेके बैठ। तो सबसे पहले हम जाएंगे सॉलिड स्टेट से सॉल्यूशन के आयोनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18, उसके बाद ट्रांजिशन एंड इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसके बाद जाएंगे हम हैलोजन डेरिवेटिव, उसके बाद जाएंगे हम अल्कोहल फिनोल ईथर, उसके बाद जाएंगे हम अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद जाएंगे हम अमाइंस, उसके बाद जाएंगे हम ग्रीन केमिस्ट्री, उसके बाद जाएंगे हम पॉलीमर केमिस्ट्री, उसके बाद जाने वाले हम बायोमोलिक्यूल्स। इन 16 चैप्टर्स को निपटा डालने वाले हो। पूरे के पूरे चैप्टर्स के साथ साथ पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ पूरा का पूरा केमिस्ट्री का पुस्तक तेरा पाठ हो जाना चाहिए। ये मैं तेरे को विश्वास देता हूं, और 70 में से 70 मार्क्स तू लाकर ही रहेगा। अच्छे से देखना है बच्चा, जो जो चीजें बोलने वालों ना अच्छे से देखना है, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं सबसे पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट के साथ। बच्चा सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो लगभग 5 से लेके 6 मार्क्स तक वेटेज रखता है। देख अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ये कौन से क्वेश्चंस है देख। सबसे पहला तो एक क्वेश्चन मुझे इस साल एक्सपेक्टेड लग रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड का डिस्टिंग्विश इस साल आ सकता है। उसके बाद सेकेंड जो आने वाला है वो यूनिट सेल और यूनिट सेल के टाइप्स। थर्ड जो आएगा वो पी टाइप और एन टाइप क्या होगा। उसके बाद कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। अभी इन सारों की चर्चा अभी हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बच्चा हम बढ़ते हैं कि सॉलिड यानी कि क्या। बच्चा सॉलिड यानी क्या कि जिसका मास फिक्स होता है, जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है, जिसका शेप फिक्स होता है। यानी कि अभी देख मैं बोलता हूं तेरे को कि ये हमारे पास एक चार्जर है, ये हमारे पास क्या है एक चार्जर। अभी देख मैंने कितनी भी कोशिश की इसको ब्रेक करने की, इसको कुछ भी करने की, इसका शेप बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एटम्स है वो फिक्स है। इसका जो वॉल्यूम है मैंने कितना भी प्रयत्न किया, कितना भी कुछ कर लिया, इसका जो लेंथ होगा, विड्थ होगा,
हाइट होगी, इस पे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। बोलने की बात एक ही है कि सॉलिड क्या होगा, जिसका वॉल्यूम, शेप, साइज, मास सब कुछ फिक्स होगा, उसे हम सॉलिड कहेंगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है हमारा, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड का डिस्टिंग्विश कीजिए। अभी देख क्या बोल रहा हूं कि अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड का जो डिस्टिंग्विशिंग है वो आने वाला है, हमें सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड का याद रखना है। ठीक है, कैसे? अभी देख, जो भी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो हमें रेगुलर अरेंजमेंट दिखाता है। यानी कि देख, अभी इसके बाद तुझे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी ऐसा सॉलिड जो कि क्या होता है, रेगुलरली अरेंज होता है। उसके बाद बच्चा वो पीरियोडिक होता है, उसके बाद वो शॉर्ट ऑर्डर होता है, उसके बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कहा मैंने, रेगुलरली अरेंज होगा, पीरियोडिक होगा, शॉर्ट ऑर्डर होगा, क्या होगा, कौन से ऑर्डर होगी, उसकी शॉर्ट ऑर्डर होगी। उसके बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, शार्प होगा, और हो अनिसोट्रॉपिक होगा। बच्चा अगर तू तेरी बुक में देखेगा तो बुक में बड़ी मिस्टेक हुई, उसने इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को लॉन्ग ऑर्डर बताया है। अगर तू गूगल करेगा तो तुझे मालूम चल जाएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है शॉर्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, पुस्तक में उसने मिस मैच किया है, पुस्तक में मिस्टेक है, वो तुझे याद में रखना है। ठीक है बच्चा, क्या क्या बोला मैं, किस किस चीज को हमें ध्यान में रखना है, 5 पॉइंट्स बोले मैंने। ठीक है, रेगुलरली अरेंज होगा, बोल मेरे साथ, रेगुलरली अरेंज होगा, पीरियोडिक होगा, लॉन्ग ऑर्डर नहीं होगा, वो शॉर्ट ऑर्डर होगा। उसके बाद फोर्थ क्या होगा, उसके बाद फोर्थ वाला क्या बोला मैंने, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शार्प होगा। उसके बाद हो क्या होगा, अनिसोट्रॉपिक होगा। ठीक है, इस 5 चीजों को तुझे ध्यान में रखना है। अभी देख, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, जो जो चीजें बोलता हूं अच्छे से याद रख। पहले क्या बोला, रेगुलरली अरेंज होगा, उसके बाद क्या होगा, हो पीरियोडिक होगा, उसके बाद क्या होगा, शॉर्ट ऑर्डर होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट शार्प होगा, अनिसोट्रॉपिक होगा। उसके बाद उसके एग्जांपल्स देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स हो गए NaCl का क्रिस्टल और शुगर के क्रिस्टल, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी देख, इसके अपोजिट मुद्दे पॉइंट्स जो हो गए वो एमोर्फस के हो गए। इसकी रेगुलर अरेंजमेंट थी, उसकी इरेगुलर होगी। हो ये पीरियोडिक था, वो नॉन पीरियोडिक होगा। ये शॉर्ट ऑर्डर था, वो लॉन्ग ऑर्डर होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट शार्प था, उसका नहीं होगा। उसके बाद हे अनिसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक होगा। इसके एग्जांपल NaCl है, शुगर क्रिस्टल से। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे सर, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर। क्या होगा बच्चा लोग, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर। अभी देख, 3 मार्क्स होते हैं, तेरे मैंने फिक्स कर दिए। अभी आगे बढ़ते, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस का फर्क। अभी यूनिट सेल क्या होगा, देख यूनिट सेल यानी कि क्या। अभी बच्चा तेरे को यहाँ पे एक स्क्वायर दिखता है। अभी इस स्क्वायर में तुझे ये जो एक भाग दिख रहा है, ये जो तुझे एक पॉइंट दिख रहा है, ये हमेशा हर बार रिपीट होता है। देख, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब इस स्क्वायर में एक छोटी सी चीज ऐसी है जो खुद को हर बार रिपीट करती है, और वो जो छोटा सा पार्ट है वो हर बार खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या, कहाँ पे कर रहा है, वो एक स्ट्रक्चर पे कर रहा है। ये जो छोटा सा पार्ट है जो खुद को हमेशा रिपीट करके एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी डेफिनेशन क्या हुई, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। ठीक है बच्चा, अभी जो यूनिट सेल हो गए वो उसके 2 पार्ट होते हैं मेनली, एक होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। अभी देख, यहाँ पे तुझे क्या दिख रहा है, एक क्रिस्टल दिख रहा है। अभी इस क्रिस्टल पे क्या है, कॉर्नर से 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर से। बोलने का उद्देश्य एक ही है कि अगर एटम्स सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसे हम कौन सा यूनिट सेल बोलेंगे, प्रिमिटिव। अभी बच्चा लोग क्या, कहां पे गड़बड़ करता है कि नॉन प्रिमिटिव यानी कि कॉर्नर पे नहीं होगा, ऐसा बच्चा गलती करता है। पर आपको गलती नहीं करनी, एक बात बोल रहा हूं अच्छे से ध्यान में रख। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी कि कॉर्नर पे एटम होगे, उसके साथ साथ इतर ठिकाणी ही एटम्स असणार, और कुछ और जगहों पे भी एटम्स हमें दिखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चा, अभी देख, जो प्रिमिटिव सेल मैंने बोला कि जहां पे एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, उसका एग्जाम्पल है, उसमें एक इंक्लूड होता है, उसका नाम है SCC। अभी SCC यानी क्या है, SCC यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अभी बच्चा रुकना है तो सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक, सिर्फ सॉलिड स्टेट होने के बाद ले। अभी सॉलिड स्टेट पूरा खत्म करते, उसके बाद तुझे उठना है। ध्यान यहाँ पे ही रख, पहले ही बोल देता हूं। अभी बच्चा, नॉन प्रिमिटिव यानी कि क्या, कि कॉर्नर के साथ साथ बाकी अदर ठिकाने भी एटम्स हो गए, उसको हम नॉन प्रिमिटिव बोलेंगे। अभी नॉन प्रिमिटिव के कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, नॉन प्रिमिटिव के आते हैं, BCC आता है,
उसके बाद एफसीसी आता है, उसके बाद आता है ईसीसी। सबसे पहले क्या बोले सर ने, बीसीसी बोला, उसके बाद एफसीसी बोला, उसके बाद ईसीसी। ये 3 एग्जाम्पल जो हो गए वो हमारे नॉन प्रिमिटिव के हो गए। सर बीसीसी यानी कि क्या? बीसीसी यानी बच्चा, बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ईसीसी यानी एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बच्चा जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसपे एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर पे तो होते हैं, उसके साथ साथ बॉडी के सेंटर पे भी हमें दिखने को मिलते। फेस सेंटर्ड यानी बॉडी के कॉर्नर्स पे होते, कॉर्नर पे तो होते, पर हे जो फेस है ना, फेस यानी कि क्या, पृष्ठभाग लक्षात ठेवायचे तुला, ठीक आहे, काय लक्षात ठेवायचं, पृष्ठभाग। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम जो हो गए वो कॉर्नर पे तो हो गए, उसके साथ साथ फेसेस पे भी हो गए, ठीक है। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि क्या, कि 2 अपोजिट एंड्स पे एटम्स प्रेजेंट हो गए। अभी देख, यहाँ पे है तो यहाँ पे होगा, यानी कि 2 अपोजिट, यानी कि एक यहाँ पे एक यहाँ पे होगा, उसके साथ साथ कॉर्नर पे होगा, उसे हम बोलेंगे एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बच्चा मेरे साथ अच्छे से बोल, अभी हमने पढ़ाई की क्रिस्टल की। क्रिस्टल क्या होगा, मैंने बोला कि एक क्रिस्टल होगा, क्रिस्टल में एक सबसे छोटा सा यूनिट होगा जो कि हर बार खुद को रिपीट करता होगा। वो जो हर बार खुद को रिपीट करता है उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। उस यूनिट सेल के सर ने आपको 2 टाइप बताए, 2 टाइप थे, एक प्रिमिटिव था, एक नॉन प्रिमिटिव था। प्रिमिटिव में एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर पे तो थे, उसके साथ साथ बाकी इतर ठिकाने भी थे, ठीक है। अभी इतना हमें याद में आया। अभी सर ने 2 क्वेश्चंस निपटा डाले, एक तो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस क्या था वो तो हमने देख लिया, उसके बाद यूनिट सेल क्या होंगे, यूनिट सेल के प्रकार क्या होंगे वो भी हमने देख लिया। बच्चा अभी मटेरियल देख, मटेरियल जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कंडक्टर, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर और तीसरा होता है इंसुलेटर। बच्चा अभी कंडक्टर यानी कि क्या, अभी जब भी हम हमारे घर में इधर उधर देखते हैं तो हमें एक चीज ध्यान में आती है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो एक वायर के माध्यम से होती है, और उस वायर का जो धातु होता है वो कॉपर का होता है। यानी कि बच्चा जो भी मेटल्स होते हैं, जो भी कॉपर से बने हुए मेटल से या फिर जो भी मेटल से वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते, तो बच्चा कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे, और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते, ठीक है। यानी कि मटेरियल जो होंगे वो मेनली 3 टाइप्स के होंगे। एक तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले कंडक्टर होंगे, एक तो नहीं करने वाले इंसुलेटर होंगे, एक तो कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे ऐसे करने वाले सेमीकंडक्टर होंगे। तो बच्चा जो सेमीकंडक्टर होता है उसका हम मेनली डिटेल में स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जो डिटेल में टाइप्स है वो हर बार बोर्ड के एग्जाम में हमें पूछे जाते हैं। तो बच्चा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी तभी पास करता है जब उसे हम ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, यानी कि जब भी हाई टेम्परेचर होता है तो ही वो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। अगर टेम्परेचर कम होता है या फिर लो होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। मेरा बोलने का उद्देश्य एक ही है कि सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज अ कंडक्टर एट अ हाई टेम्परेचर एंड इट बिहेव्स एज अ इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर। इतना छोटा सा और इतना सिंपल बात तुझे याद में रखना है, ठीक है। अभी बच्चा हम नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर जो होंगे उसका हमें डिटेल में अभ्यास करना है। बच्चा जो भी सेमीकंडक्टर होता है जिसका हमने अभी पिछली बार अभी बात की, उस सेमीकंडक्टर के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है बच्चा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक कुठला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जो दूसरा होता है वो होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी देख अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो कम से कम होती है, और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है और किसकी क्यों कम होती है इसका मैं रीजन बताता हूँ, अच्छे से देख। अभी जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा घटक प्रेजेंट होता है, कुछ ना कुछ तो उसमें एक्स्ट्रा चीज प्रेजेंट है। अभी देख एक्स्ट्रा घटक ऐड करा जाता है इस सेमीकंडक्टर में, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि जो हम इसमें एक्स्ट्रा घटक डालते हैं, ऐड करते हैं, उसे हम डोपंट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग, डोपंट बोलते हैं। और इस प्रोसेस से जो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाती है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाता है, इस प्रोसेस को हम बच्चा डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोपिंग। इतना समझ में आया तुझे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा,
होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा उतना मालूम चला। अभी बच्चा जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं उसके? मेनली 2 टाइप्स होते हैं। अच्छे से देखिए, ये भी समझा देता हूं मैं। अभी जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। अभी एन टाइप और पी टाइप मैं बोल रहा हूं कि 80% बच्चा लोग इस टॉपिक को छोड़ के जाएंगे और बाद में रिग्रेट करेंगे। मैं मेरे एक भी बच्चे को रिग्रेट नहीं करने दूंगा, इतना वचन मैं तुझे देता हूँ। अच्छे से देखना है सिर्फ। बच्चा जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा उसके मेनली 2 टाइप्स होंगे, एक तो होगा एन टाइप और एक होगा पी टाइप। अभी एन टाइप बोलने का उद्देश्य क्या है कि एन टाइप यानी कि एन यानी कि क्या, उसमें चार्ज क्या होगा? निगेटिव होगा। और पी टाइप यानी कि क्या, उसका चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अभी देख मैं क्या बोलता हूँ, जब भी एन टाइप और पी टाइप में बात आती है तो तुझे 3 ग्रुप को याद करना है, एक ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15। बच्चा अभी देख, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15। अभी देख इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे बैंगन आलू गाजर इन थैला। कैसे याद रखेंगे? बैंगन आलू गाजर इन थैला। ग्रुप 14 जो होगा उसको हम याद रखेंगे काशी गए संत प्रभु। उसको कैसे याद रखेंगे हम? काशी गए संत प्रभु। ग्रुप 15 जो होगा उसको हम याद रखेंगे न पास सब बकवास। ठीक है बच्चा? अभी देख, जब भी हम ग्रुप 13 में से कुछ भी एलिमेंट्स को उठा के ग्रुप 14 में डालते हैं, जब भी हम ग्रुप 13 में से उठा के कुछ भी एलिमेंट्स को ग्रुप 14 में डालते हैं तो जो किस टाइप का सेमीकंडक्टर डेवलप होता है? अच्छे से थे 13 को हमने किस में डाला? 14 में डाला। ठीक है, तब बच्चा लोग जो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डेवलप होता है वो होता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक है, और जब भी हम ग्रुप 15 में से उठा के ग्रुप 14 में डालते हैं तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डेवलप होता है। ठीक है, बच्चा बोलने की बात एक ही है, एमसीक्यू में पूछा जाता है जब भी हम गैलियम को सिलिकॉन में डालेंगे तो कौन सा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जनरेट होगा? तो बच्चा सभी को आंसर होगा पी टाइप होगा। जब भी हम आर्सेनिक को सिलिकॉन में डालेंगे तो कौन सा टाइप होगा? एन टाइप। अभी याद रख, कुछ बातें बताता हूं मैं। इसको एन टाइप बोलने का उद्देश्य एक ही है क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज होता है। इस पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और इस निगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स किस पे प्रेजेंट होंगे? जो कि एन टाइप होगा। एन टाइप कब बनेगा? जब हम 15 को 14 में ऐड करेंगे। ठीक है, अभी इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम पी टाइप। पी टाइप क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सब्सेंट है, तो इलेक्ट्रॉन सब्सेंट है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे होल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, इसके कारण हम इसे बोलते हैं पी टाइप। तो बच्चा लोग हमारे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे सॉलिड स्टेट में से हो तो मैंने लगभग खत्म कर दिए। ठीक है, अभी हम जाते हैं नेक्स्ट। देख, अभी हमारे लगभग 5 से 6 मार्क्स कंफर्म हो चुके हैं। बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना जितना पॉसिबल हो सकता है मेरे से मैं उतना चैप्टर में लेने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है, और मैं क्या बोल दे रहा हूँ कि मैं इसके साथ साथ कुछ शीट भी दूंगा। ठीक है, एक शीट भी दूंगा। ये जो शीट है, ये शीट में से बहुत सारे लगभग पिछले साल 85% तक क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। बच्चा मेरे को मालूम नहीं इस साल कितने हो गए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ इस शीट के साथ, इस वीडियो के साथ साथ तुझे खुद भी पढ़ाई करनी है। मैं बोल दे रहा हूँ बच्चा, तुझे 100% आएंगे। कितना परसेंट आएंगे? 100%। ठीक है बच्चा, अभी सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो ठीक है, चालू करते हैं अभी हम सेकंड चैप्टर। अभी देख सॉल्यूशन। बच्चा जो सॉल्यूशन है ना, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस मिलने आते हैं? अभी 1 मिनट का तू सांस ले ले। ठीक है, 1 मिनट सांस ले ले, मैं भी पानी पी लेता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, अभी बच्चा दूसरा चैप्टर है वो है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लगभग इसका वेटेज भी 5 से 6 मार्क्स तक इतना है वेटेज। ठीक है, किस किस साल पे वो 7 मार्क्स तक भी पूछा गया। अभी इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं? सबसे पहला मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि सोल्युबिलिटी क्या होगी
और सोल्यूबिलिटी पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। पहला तो है इक्वेशन है, उसके बाद हेनरी लॉ क्या होगा, उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, उसके बाद राउल्ट्स लॉ क्या होगा, और उसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर क्या होंगे। इस 5 क्वेश्चंस में से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी इस पांचों को कवर कर डालते। सबसे पहले बच्चा बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने की हमारी पहले से आदत है, ठीक है। मेरा एक ही उद्देश्य है जीवन में और एक ही उद्देश्य है टीचिंग में, कि जो बच्चा है ना, जिसको हर बार हर व्यक्ति ने निग्लेक्ट किया है कि वो पीछे बैठा है, उसको कुछ नहीं आता है, वो पढ़ाई नहीं करता है, मेरा उद्देश्य क्या है कि उस बच्चे तक भी पूछना है, मुझे उस बच्चे तक पूछना है। इसलिए मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक जाता हूँ। तो देख अच्छे से, और एक चीज याद रख, कोई होशियार नहीं होता है और कोई कम होशियार नहीं होता है। हर बच्चा मेरे लिए सेम होता है। तुझे बता दे रहा हूँ, तू भी ला सकता है, तू ला सकता है मार्क्स। तुझे किसी ने कहीं कुछ भी बोला हो, पर मेरे को तेरे पे विश्वास है, तू ला सकता है बच्चा। प्लीज डिमोटिवेट मत हो, मेरे को विश्वास है तू लाएगा अच्छे से अच्छा मार्क्स, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं। अभी देख, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो सॉल्यूशन यानी कि क्या बच्चा, सॉल्यूशन जो होता है ना, अभी देख आता ही काय झालं, थोडंसं मराठीत लक्ष दे व्यवस्थित। आता काय झालं, एक भांडे घेतलं आपण, या भांड्यामध्ये ना पाणी टाकलं आणि या पाण्यामध्ये ना आपण छोटे 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 काही घटक टाकले। आता हे जे छोटे छोटे घटक आहेत जे की छोट्याशा अमाऊंट मध्ये प्रेझेंट आहे ना, त्यांना आम्ही सोल्यूट म्हणतो। आणि हे जे पाणी आहे ना, जे जास्त अमाऊंट मध्ये प्रेझेंट आहे, त्याला आम्ही सॉल्व्हंट असं म्हणतो। म्हणजे सांगायचं काय मला, मुझे बताने का क्या है कि सोल्यूट जो होता है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और इस सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के ही सॉल्यूशन की निर्मित होती है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट जाते हैं। उसके बाद सोल्युबिलिटी यानी कि क्या बच्चा, सोल्युबिलिटी यानी कि क्या, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होता है, जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, उसके रेशियो को हम सोल्युबिलिटी कहते हैं। जो इसका यूनिट होता है ना, उसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। क्या होता है उसका यूनिट, मोल पर लीटर। तो बच्चा अभी जो सोल्युबिलिटी होती है ना, कुछ फैक्टर्स पे अफेक्ट करती है, ठीक है। 3 फैक्टर्स हो गए, कैसे याद रखेंगे। सबसे पहला होगा नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसके बाद होगा टेम्परेचर और उसके बाद होगा प्रेशर। इन 3 चीजों पे सोल्युबिलिटी जो होती है वो डिपेंड होती है। तो बच्चा अभी देख, नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट पे क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है। बच्चा इस पे तुझे लिख के आना है, एक फिनोमेनन होता है लाइक डिजोल्व्स लाइक, यानी कि लाइक पे लाइक ही डिजोल्व होगा। यानी कि क्या बोलना है मेरे को, जब भी हम पोलर सोल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं, जब भी हम पोलर सोल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं तो सोल्युबिलिटी बढ़ती है, और जब भी हम नॉन पोलर सोल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं तब भी सोल्युबिलिटी बढ़ती है। इतना ही वो बता रहा है। अभी नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बच्चा जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो सोल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो सोल्युबिलिटी क्या होती है बच्चा, बढ़ जाती है, ठीक है। अभी इफेक्ट ऑफ सोल्युबिलिटी देख रहे हैं अपन, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी, यानी कि किन किन चीजों से सोल्युबिलिटी पे कुछ ना कुछ तो बदल होएगा, कुछ ना कुछ तो अफेक्ट उस पे होएगा, वो अभी हम देख रहे हैं। अभी देख, प्रेशर का क्या परिणाम होता है सोल्युबिलिटी पे। बच्चा जब भी हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो सोल्युबिलिटी बढ़ती है, यानी कि सोल्युबिलिटी और प्रेशर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बच्चा ये जो चीज थी वो हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने बोली थी, हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने बोली थी, इसलिए इसे हम क्या लॉ बोलने लगे, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ बहुत बार पूछा जाता है। हेनरी लॉ ने क्या कहा कि जो सोल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। जब भी हम डायरेक्टली का साइन निकालेंगे तो एक कांस्टेंट डालेंगे, उसे हम बोलते हैं KH। KH यानी कि होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट। बच्चा KH यानी क्या होता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। जब भी हम KH को निकालेंगे, KH को हम निकालेंगे तो इसलिए हमें सोल्युबिलिटी अपॉन प्रेशर इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। बच्चा लोग बहुत बार इस KH का जो होता है उसका यूनिट पूछा जाता है, तो उसका यूनिट क्या याद करेंगे, आसान है क्या सर, बहुत आसान है। अभी हमने पीछे सोल्युबिलिटी देखी थी, अभी ये जो सोल्युबिलिटी था इसका यूनिट क्या था, मोल पर लीटर था, उसका यूनिट क्या था, मोल पर लीटर। और जो प्रेशर होगा वो हमेशा बार में होगा, तो हमारा KH का यूनिट क्या आया, मोल पर लीटर पर बार। ठीक है बच्चा, हमने सोल्युबिलिटी का भी अध्ययन कर लिया। अभी नेक्स्ट आते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चा, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है।
जो कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, जो कि इस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, और जो कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करती है। इस प्रॉपर्टी को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसा बोलते हैं। बच्चा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, दूसरी होती है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरी होती है हमारी लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, और चौथी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको याद कर लेना है, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, और उसके बाद होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चा लास्ट चीज अभी देख, अच्छे से देख, लास्ट चीज जो आने वाली है वो है वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर लगभग 2 मार्क्स तक पूछा जाता है। अभी वेंट ऑफ फैक्टर को कैसे याद रखेंगे बच्चा? जो भी वेंट ऑफ फैक्टर है ना उसको हम आई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? उसे हम आई सिंबल से उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चा वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है वो क्या होता है सर? तुझे क्या करना है, अगर तुझे वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है तो तुझे सबसे पहले ऊपर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख लेने, उसके बाद तुझे नीचे भी क्या लिख लेने? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखने ने। उसके बाद तुझे जो ऊपर वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बोलने का उद्देश्य क्या है कि ऊपर इलेक्ट्रोलाइट लिखना है और नीचे क्या लिखना है? तुझे नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिखना है। यानी कि क्या हुआ, अभी ऊपर का जो माध्यम था उसमें हमने ओवरऑल क्या लिखा? उसमें हमने लिखा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, और नीचे हमने क्या लिखा? नीचे हमने लिखा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चा है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है और वो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इन दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो सेम है, और उसका जो रेशियो है ना उसका हम वेंट ऑफ फैक्टर ऐसा बोलते हैं। तो बच्चा देख, अभी हमने जो जो चीजें हमने बोली थी कि हे क्वेश्चंस आ सकते, अभी देख हमने उसे कवर किया है या नहीं किया। अभी इसको तो कवर कर डाला, हेनरी लॉ चला गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राउल्ट लॉ, बाकी उसे भी देखते, और वेंट ऑफ फैक्टर पे हमने कवर कर लिया। अभी राउल्ट लॉ क्या होगा अच्छे से? राउल्ट लॉ में एक चीज तुझे ध्यान में रखनी है। राउल्ट लॉ में एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1। दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है? P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू x2। इन दोनों फॉर्मूलोस को याद रखना है। अभी देख, P1 और P2 जो होता है हो यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। हो क्या होता है बच्चा लोग? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि क्या बोलना है सर को कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है हो यानी कि क्या हो? यानी कि P1 नॉट, P2 नॉट, x1 और x2। अभी देख, P1 नॉट और P2 नॉट क्या है? अभी बच्चा P1 नॉट और P2 नॉट जो है वो है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। x1 और x2 जो है वो है मोल प्रेशर। तो राउल्ट लॉ क्या बोला? राउल्ट लॉ में बोला कि जो भी हमारा वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा किसी भी सॉल्यूशन का, हो इज इक्वल टू, हे जो होगा ना वो गुणाकार होगा, हे जो होगा ना वो प्रोडक्ट होगा। किस किस का सर? हो प्रोडक्ट होगा P1 नॉट और x1 का, हो प्रोडक्ट होगा P2 नॉट और x2 का। अभी P1 नॉट और P2 नॉट और x1 और x2 क्या है? अभी P1 नॉट यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, और x1 और x2 यानी कि मोल फ्रैक्शन। जब भी राउल्ट्स लॉ पूछेगा तो तुझे एक ही बात बोलनी है कि जो भी हमारा पूरा सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है हो यानी कि गुणाकार होता है, हो यानी कि प्रोडक्ट होता है किस किस का? हो प्रोडक्ट होता है प्योर कंपोनेंट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट और मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, यहाँ पे हमने राउल्ट्स लॉ को भी खत्म कर डाला। अभी 1 मिनट तू सांस ले अच्छे से, क्योंकि हमने बोलते बोलते 2 चैप्टर्स को निपटा डाले। अभी हमारे 14 चैप्टर्स और बाकी है। ठीक है बच्चा, अभी हम तीसरा चैप्टर भी जल्दी जल्दी देख लेते। हाँ, तीसरा चैप्टर देख लेते, उसके बाद 1 मिनट का तू ब्रेक ले। ठीक है, अभी तीसरा जो चैप्टर है वो है हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम। देखिए, अभी आयोनिक इक्विलिब्रियम में कौन कौन सी चीजें आती है अभी अच्छे से देखना है। ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम निकल जा जल्दी से। बच्चा पानी वगैरह पीना होगा तो पी ले अच्छे से, ठीक है ना? पानी पी ले, पर पूरा देखना है तेरे को, पूरा देख के ही जाना है। पूरा नहीं देखा तो तू क्या करेगा, तेरे को तेरा मालूम नहीं चलेगा, फिर तेरे ऊपर है सब कुछ। तीसरा 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 निकल जा भाई, जल्दी से निकल जा। अरे वाह वाह वाह, पहुंच रहे। आजा। हाँ, आयोनिक इक्विलिब्रियम।
कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो 3-4 क्वेश्चंस पे मेरा जो फोकस है वो देख मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, अच्छे से देख। सबसे पहले तो एक ही मिनट रुक बच्चा, एक ही मिनट मेरे को सिर्फ इतना करने दे। चल भाई जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अभी देख आयोनिक इक्विलिब्रियम जो है वो क्या है, अभी शुरू कर डालते हैं, ठीक है। अभी इस पे सबसे पहला क्वेश्चन आएगा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। कौन सा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे सबसे पहला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि क्या बच्चा लोग, जो भी हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। अभी जो भी हमारा अल्फा होता है, अल्फा यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तुझे सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि नंबर ऑफ मोल्स को जब हम डिसोसिएट करते हैं तो उसे हम डिवाइड कर डालते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, उसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऐसा बोलते हैं, ठीक है बच्चा। अभी हम नेक्स्ट जाते हैं। अभी एसिड और बेसिस क्या होगा। अभी एसिड और बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे सालों में इसका अध्ययन और इसका क्वेश्चंस पूछा गया है। देख अभी मैं बोलता हूँ एक ही चीज एक ही बार में खत्म कर देता हूँ। एसिड एंड बेस क्या देखेंगे हम, एसिड एंड बेस। बच्चा जो भी हमारा एसिड और बेस है ना, उसको 3 थ्योरीज ने बताया। कितने थ्योरीज ने बताया उसे, 3 थ्योरीज ने। सबसे पहले जो थ्योरी थी वो थी हमारी अरेनियस थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी, अरेनियस। उसके बाद जो थ्योरी थी वो थी हमारी लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी बच्चा, वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। पहली थ्योरी सर ने बताई कौन सी थी, अरेनियस। दूसरी अभी सर बता रहे वो कौन सी थी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ठीक है। अभी तीसरी सर बताएंगे, तीसरी थी हमारी लेविस थ्योरी। पहली कौन सी थी हमारी, लॉरी अरेनियस, उसके बाद दूसरी लॉरी, उसके बाद तीसरी अरेनियस। अभी इन थ्योरीज ने क्या बताया, इन थ्योरीज ने बताया कि एसिड एक ऐसा पदार्थ होगा, एसिड एक ऐसा पदार्थ होगा जो कि H+ को देगा, जो कि क्या करेगा, H+ को देगा। यानी कि H+ को देने वाला कौन सा पदार्थ हुआ हमारा, एसिड। ये हमें अरेनियस ने बोला। उसके साथ साथ उसने बेस के लिए भी कुछ बातें की। वो बोला कि जो भी पदार्थ OH- को देगा वो होगा हमारा बेस। हो क्या होगा हमारा बेस। ये हमें बोला अरेनियस ने। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला कि मैं भी ऐसा ही बोलूंगा, अरेनियस जैसे ही बोलूंगा, पर मेरे जो शब्द थे वो अलग थे। मैं बोला लॉरी ब्रॉन्स्टेड बोल रहा है ऐसा, मेरे को इमेजिन करो। लॉरी ब्रॉन्स्टेड बोल रहा है कि अगर मैंने प्रोटॉन दिया, मैं अगर प्रोटॉन देगा तो मैं एसिड हूंगा, और अगर मैं प्रोटॉन लूंगा यानी कि मैं अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करूंगा यानी कि मैं बेस होऊंगा, ठीक है। अभी लेविस क्या बोल रहा है कि लेविस बोला कि मैं इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बताऊंगा। अभी देख तुझे क्या कर लेना है, इलेक्ट्रॉन लिख लेना है, ठीक है। अभी लेविस क्या बोल रहा है कि अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो मैं एसिड हूंगा, पर अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो मैं क्या होऊंगा, बेस होऊंगा, ठीक है। अभी इतनी चीजें उसने बोली। अभी देख नेक्स्ट हमें क्या क्या देखना है। इतनी चीज तुझे याद आई, इतनी चीज तुझे अच्छे से याद आई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। अभी नेक्स्ट जाते हैं हम। नेक्स्ट क्या क्या, एसिड बेस हो गया 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 हो गया। अभी हम जाते हैं पीएच और पीओएच। अभी देख बच्चा अच्छे से देखा, इस रिलेशन को बहुत बार पूछा जाता है। मैं अच्छे से डिराइव करके बताता हूँ क्या होता है। तो बच्चा क्या होता है, ऐसा रिलेशन आता है कि pH और POH इज इक्वल टू 14। हमें प्रूफ करके दिखाओ, ऐसा वो बोलता है, ठीक है। मैं प्रूफ करके तुझे दिखाता हूँ। सबसे पहला इसे सॉल्व करने के लिए तेरे को किन किन चीजों की याद जरूरत होगी। तुझे तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि pH का फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू -log⁻10 H+ का कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद जो सेकेंड फॉर्मूला होता है वो होता है pOH इज इक्वल टू -log⁻10 OH- का कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद तुझे एक फॉर्मूला और याद रहना चाहिए
KW इज इक्वल टू H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बच्चा, जो हमारा KW होता है ना, देख अच्छे से देखा, सबर सबर कर, याद सब आएगा, ये सब कुछ मालूम चलेगा तुझे। KW जो होगा हमारा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW यानी कि क्या होगा हमारा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, KW यानी कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होगा हमारा। अभी देख बच्चा, जो H3O प्लस होता है और जो OH माइनस होता है, इन दोनों की जो वैल्यूज होती है वो होती है 10⁻⁻14। कितनी होती है उसकी वैल्यूज? 10⁻⁻14। तो बच्चा अभी हम क्या देखते हैं, देख अच्छे से देखा, मैं अभी ऐसा लिख सकता हूँ क्या, KW के जगह पे मैं 10⁻⁻14 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि इसकी वैल्यू यानी कि यही है। ठीक है, फिर हम लिखते हैं, अभी हमने क्या लिखा कि 10⁻⁻14 इज इक्वल टू H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। अभी इस ऐसी चीजें हमने लिख डाली। ठीक है, अभी देख क्या इस तक हम पहुंच चुके। ठीक है, अभी देख क्या होता है बच्चा, अभी हम इसको लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं, सभी इसको भी और इसको भी। किससे मल्टीप्लाई किया हमने? लॉग से मल्टीप्लाई किया। तो बच्चा अभी देख यहाँ पे हे जो है ना, हे कैसे फॉर्म में दिख रहा है, हे मेरे को log A, और इसको अगर मैंने B कंसीडर किया तो log A इंटू log B के फॉर्म में मेरे को ये दिख रहा है। तो बच्चा हम क्या करते हैं, अच्छे से देखा, तो जब भी ऐसी कुछ फॉर्मूला आता है, यानी कि log ऑफ A इंटू log ऑफ B, अगर ऐसा आता है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि log A प्लस log B लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, हम ऐसा इसको लिखते हैं। फिर यहाँ पे हमने log लिया था ना, तो हम log ऑफ H3O प्लस लिखा और उसके बाद log B लिखा, यानी कि log टू द बेस 10 OH माइनस लिखा। अभी उसके बाद बच्चा इधर भी हमने लॉग लिया है। ठीक है, जब भी हमें ऐसा कुछ दिखता है और लॉग दिखता है ना, तुझे कुछ नहीं करता है, ये ऊपर वाला है ना, इसे नीचे बैठा लेना है। ठीक है, अभी इसे हमने नीचे बैठा लिया। तो बच्चा उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद सर ने क्या किया कि ये जो हमारा इक्वेशन यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ ना, इसको हमने मल्टीप्लाई किया निगेटिव साइन ने। किससे मल्टीप्लाई किया हमने? इसे निगेटिव साइन ने। अभी देख यहाँ पे ये निगेटिव हो चुका, अभी यहाँ पे भी देख ये भी निगेटिव हो चुका, और यहाँ पे भी देख ये भी निगेटिव हो चुका। अभी निगेटिव निगेटिव क्या हो चुका है? पॉजिटिव हो चुका। तो बच्चा अभी देख, अभी सर ने बोला था, सर ने क्या बोला था कि pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद सर ने क्या बोला था, POH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। अभी देख तू इसकी जगह पे क्या लिख सकता है, ये जो फॉर्मूला तेने डिराइव किया है, तो इसकी जगह पे pH लिख सकता है, और इसकी जगह पे तू क्या लिख सकता है? POH लिख सकता है, यानी कि pH और POH इज इक्वल टू 14। हमने प्रूफ कर दिया। सोपी बात, एकदम सरळ सोपी। ठीक आहे, का असणार तुला 3 से 4 मार्क्स लिहायचा। आता पुढे जाऊ बाळा, आपण पुढे जाऊ। आता बफर म्हणून आहे ना, एक बफर म्हणून फार छान गोष्ट आहे। बफर अनेक वेळेस विचारला गेलाय। आता बफर म्हणजे काय ते समजून घेऊ। आता बफर म्हणजे काय, आता देख, आता हमने ना एक बीकर घेतला, आपण आहे ना बीकर घेतला, चल पटापट चला, आता लवकर लक्ष दे। आपण आहे ना एक भांडं घेतलं, त्याच्यात एक सोल्युशन टाकलं बरं का। आता या सोल्युशन मध्ये काय होतं, याच्यामध्ये ना मी पहिल्यांदा ऍसिड टाकला। काय टाकलं याच्यामध्ये? पहले सबसे पहले हमने एसिड डाला, उसके बाद हमने डाला बेस, उसके बाद हमने क्या डाला? बेस, उसके बाद हमने डाला पानी, उसके बाद वाटर डाला। ठीक आहे, टाकलं रे वाटर, पाणी पण टाकलं, ऍसिड पण टाकला आणि बेस पण टाकला। लक्ष दे रे। आता जेव्हा मी या सर्व गोष्टी टाकल्या ना, तर बघतो तर काय, अरे बापरे, याच्यावर काहीच फरक पडला नाही। म्हणजे हा जो होता ना, हा स्वतःचा pH ला रेजिस्ट करत होता। म्हणजे याचा pH ला बदलू पण देत नव्हता, वाढू पण देत नव्हता आणि कमी पण होत येत नव्हता। म्हणजे एक असं सोल्युशन ज्याच्यात पाणी टाक, ऍसिड टाक, बेस टाक, तो त्याचा pH बदलूच देणार नाही, त्याला आपण बफर सोल्युशन असं म्हणणार। संपला विषय। कळलं? आता डायरेक्ट लास्टला जाऊ बरं का। आता बाकी राहिलेलं वगैरे ते तू करून घे नंतर। आता मी डायरेक्ट लास्टला घेऊन जातोय तुला। आता जे बफर होते ना, त्याचे 2 प्रकार होते। वर बफर बघितला ना, ऍसिडिक आणि बेसिक। कोणते कोणते होते? ऍसिडिक आणि बफर, ऍसिडिक आणि बेसिक बफर। बफर येणार बरं का परीक्षेला, व्यवस्थित अभ्यास करून जायचा। आता कॉमन आयन इफेक्ट बघूया, किती छान आहे आणि सुंदर आहे। अनेक मुलं सोडणार आहे, पण तू नको सोडू। आता बघ, आता काय झालं, कॉमन आयन इफेक्ट काय सांगतोय की हा जो आहे ना, हा CH3COOH दिसतोय तुला, त्याचा पहिल्यांदा ब्रेकडाऊन केलं। काय मिळालं मला? CH3COO मायनस आणि H प्लस। त्याच्यानंतर आपण CH3COO याने घेतला, त्याचं ब्रेकडाऊन केलं। काय मिळालं आम्हाला? CH3COO मायनस आणि Na प्लस मिळाला। बरोबर आहे। मग आता तो काय सांगतोय, तो असं सांगतोय की ज्या वेळेस आता हा जो आहे ना, हा एक प्रकार, हा अशक्त व्यक्ती म्हणजे हा वीक इलेक्ट्रोलाइट। हा काय आहे? वीक इलेक्ट्रोलाइट आहे। लक्षात ठेव, मी कसं लक्षात ठेवायला लावतोय।
आणि हा जो व्यक्ती आहे हा अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ती, हा आहे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. हा काय माझ्याकडे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक आहे, वरचा अशक्त खालचा शक्तिशाली, वरचा वीक इलेक्ट्रोलाइट खालचा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. आता बघ लक्ष दे, तो काय सांगतोय, हो क्या बता रहा है हमें कि जब भी अभी देख, जब भी इलेक्ट्रोलाइट जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट आता है तो जो उसमें और उसमें जो कॉमन आयन होते हैं, अभी देख यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों में एक कॉमन आयन दिख रहा है हमें, तो ये जो कॉमन आयन होता है उसका सपरेशन होता है. उसका क्या होता है, सपरेशन होता है. यानी कि क्या, अभी ये जो आयन्स बन रहे हैं ना, वो जो बनने की स्पीड है वो कम हो जाती है या फिर वो कम बनते हैं. उसे उसने बोला कि कॉमन आयन रहते वक्त उसका आयोनाइजेशन जो है वो सप्रेस हो जाता है, वो कम हो जाता है. उस इफेक्ट को उसने बोला क्या, उस इफेक्ट को बोला उसने कॉमन आयन इफेक्ट. देखे ठीक है सर, नहीं समझ में आया, अच्छे से बताएंगे क्या? ठीक है बताता हूँ. अबे देख 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 यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है उसने, वो डेफिनेशन हम देखते हैं. देख मैंने क्या बोला कि जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट आता है तो उसमें जो कॉमन आयंस होते हैं उसका जो आयोनाइजेशन होता है वो कम हो जाता है. इतना ही चीज तुझे याद में रखना है. ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे हमने इसको भी निपटा डाला, तीसरा चैप्टर. अरे बाप रे, 3 चैप्टर हो गए बच्चा, 3 चैप्टर्स हो गए. अच्छे से याद आ रहा है ना तुझे? ठीक है, तो बच्चा अभी हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं जो कि है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, अभी देख इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं अभी देख सबसे पहले ना वो पूछता है तुझे सिस्टम क्या होगी, उसके बाद सराउंडिंग क्या होगी. अभी देख मैं अच्छे से बोलता हूँ, सुन ले. सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स. जो यूनिवर्स होता है ना वो 2 चीजों से बनता है, एक होती है सिस्टम और एक होती है सराउंडिंग. ठीक है, सिस्टम जो होता है वो एक भाग होता है यूनिवर्स का, जिसका हम थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं. जिसका हम क्या करते हैं बच्चा, थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं. जिसका भी हम थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसे हम सिस्टम ऐसा बोलते हैं. और जो भी चीज सराउंडिंग, जो भी चीज सिस्टम के बाहर होती है, जो भी चीज सिस्टम के बाहर होती है उसे हम सराउंडिंग बोलते हैं. और इन दोनों चीजों से यूनिवर्स बनता है. ठीक है, अभी ये जो सिस्टम होती है ये 3 प्रकार की होती है. कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है. 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं सर इसके? एक होती है बच्चा, तुझे मालूम है, एक होगी ओपन, एक होगी क्लोज, और एक सिस्टम होगी, ये होगी आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है बच्चा, तू अभी तक लेक्चर देख रहा है, मेरे को मालूम है सब बच्चों ने कमेंट्स में एक बात बोलनी है कि तूने एक सिटिंग में पूरा लेक्चर खत्म कर दिया या नहीं किया. तो एक कमेंट तुझे करने है, तब मेरे को मालूम चलेगा कि तू मेरा बच्चा है. मेरा विद्यार्थी अलग होता है इतर विद्यार्थियों से. ठीक है, तू मेरा विद्यार्थी, इसलिए तुझे एक कमेंट्स करना है, USC उदय सर केमिस्ट्री आर्मी डन ऑल द वन शॉट. क्या करना है तुझे? USC आर्मी डन ऑल द लेक्चर. इसको बोल देना है. इससे क्या होगा कि तू तेरे जैसे कितने कि जो जिसने पूरा का पूरा डन ऑल द लेक्चर, जिसने पूरा का पूरा लेक्चर देख डाला, कमेंट्स के माध्यम से बता दे हर बच्चे को कि हमने पूरा देखा, हमने पूरा देखा. ठीक है, कमेंट करना मत भूलना. चल आते हम टॉपिक में. तो जो हमारा सिस्टम होता है जिसका हम थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो 3 प्रकार का होता है. कितने प्रकार का होता है? 3. एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज और एक होता है आइसोलेटेड. अभी देख 2 चीजें होती, एक होता है मैटर, एक होता है मैटर और एक होती है एनर्जी. एक होता है मैटर और एक होती है एनर्जी. देख जो भी ओपन सिस्टम होते हैं वहां पे मैटर एक्सचेंज होता है, वहां पे मैटर एक्सचेंज होता है और एनर्जी भी एक्सचेंज होती है. पर जो क्लोज सिस्टम होते हैं वहां पे मैटर एक्सचेंज नहीं होता है, बट वहां पे एनर्जी एक्सचेंज होती है. और जो आइसोलेटेड होते हैं वहां पे मैटर भी एक्सचेंज नहीं होता है और एनर्जी भी एक्सचेंज होती नहीं. ठीक है, इतनी चीज तुझे याद आ रही होगी. अभी हम डायरेक्टली जाते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तरफ. ठीक है, अभी ये जो रिलेशन है ना मैक्सिमम वर्क डन का, देख एक मिनट मैं बोलता तेरे को.
एक मैक्सिमम वर्क डन का जो एक्सप्रेशन है ना, रिलेशन, जिसका फॉर्मूला W max इज इक्वल टू -2.303 nRT log to the base 10 V2 माइनस V2 अपन V1 है ना, ये देखिए ये जो मैक्सिमम वर्क का एक्सप्रेशन है उसे करके जाना है, उसे करके जाना है। सर कहाँ से करेंगे, अभी आप ही करवा दो। बच्चा मेरे को तेरा टाइम सेव करना है, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा है, ऑलरेडी मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा। ये ऑलरेडी कहाँ पे पढ़ा है बच्चा, जो डेरिवेशन का है ना, डेरिवेशन का मैंने वन शॉट लिया है, अभी डेरिवेशन का वन शॉट लिया है। अभी जो जो डेरिवेशंस आएंगे उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसका वन शॉट में हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके। चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, तुझे वहां से देखना है, ठीक है, ठीक है। इतना करेगा तू, प्रॉमिस कर मेरे को, प्रॉमिस, ठीक है, इतना करना होगा तेरे को, अभी नहीं करना है, सब इसको खत्म करने के बाद उसे उसके तरफ जाना है, ठीक है। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट। अभी देख, अभी नेक्स्ट कौन सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मेरे को लग रहा है, हाँ, इंटरनल एनर्जी। अभी इंटरनल एनर्जी क्या होगी बच्चा, इंटरनल एनर्जी क्या कि अभी देख, ये जो है ना, ये हमारे पास एक पदार्थ है, इसने क्या किया, बड़े पैमाने में एनर्जी एब्जॉर्ब की और इसके पास एनर्जी हो गई। यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ जो एनर्जी होती है उसको हम इंटरनल एनर्जी ऐसा बोलते हैं, जिसको हम यू और कभी कभी हम ई इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है बच्चा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बोलता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी जो है कांस्टेंट है, इसलिए तो इतने सालों से ब्रह्मांड है वैसा ही है। दूसरा बोलता है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है एक आइसोलेटेड सिस्टम की, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। अरे सोपी बात है, सरल बात है, एनर्जी नहीं होती एक्सचेंज, वहां से मैटर नहीं होता तो उसकी एनर्जी तो कांस्टेंट ही होगी ना। और तीसरा बोलता है वो कि हम मनुष्य इस एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसको एक फॉर्म से सिर्फ दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते, इसको जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बोला था। अभी नेक्स्ट एंथैल्पी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। उसके बाद नेक्स्ट बच्चा नेक्स्ट अभी देख क्या बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी क्या है अभी देख, एंथैल्पी यानी कि क्या, अभी देख मेरे पास सॉलिड है, मेरे पास क्या है सॉलिड। अभी इस सॉलिड का रूपांतरण लिक्विड में हो रहा है और इस लिक्विड का रूपांतरण गैस में हो रहा है। जब भी 1 मोल ऑफ सॉलिड का रूपांतरण डायरेक्टली गैस में होगा तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलेंगे और इस एंथैल्पी को हम बोलेंगे चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, इतना ही याद में रख। सॉलिड से लिक्विड होगा तो फ्यूजन बोलेंगे, लिक्विड से गैस होगा तो वेपराइजेशन बोलेंगे और सॉलिड से डायरेक्टली गैस होगा तो उसे हम सब्लिमेशन बोलेंगे। फ्यूजन याद रख, वेपराइजेशन याद रख और सब्लिमेशन याद रख। ठीक है, अभी इसकी ट्रिक मैंने बताई है वो थर्मोडायनेमिक्स के वन शॉट पे। अभी देख थर्मोडायनेमिक्स पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करने वाला हूँ, पहले बोल देता हूँ क्यों, क्योंकि देख तू चैनल पे ना थर्मोडायनेमिक्स का वन शॉट मैंने डाल दिया है। अभी सिर्फ मैं थर्मोडायनेमिक्स के ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें मेरे को लग रही है या फिर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं बोलता हूँ। अभी ये जो प्रॉब्लम है करके जाना है 4.10 तुझे करके जाना है। ठीक है, उसके बाद हाँ अभी ये जो प्रॉब्लम है 4.12 इसको भी तुझे करके जाना है। हेज लॉ भी करके जाना है, हेज लॉ मैंने पढ़ाया है अच्छे से, वो देख लेना वीडियो। अभी नेक्स्ट जाते हैं एंथैल्पी एंट्रोपी आने वाली। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि जो एंट्रोपी है ना, ये जो एंट्रोपी है ना टोटल, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। यानी कि क्या है कि जो एंट्रोपी पूरे यूनिवर्स की है, जो टोटल एंट्रोपी जो सिस्टम की और सराउंडिंग की एंट्रोपी है वो हमेशा से बढ़ती आ रही है नैसर्गिक क्रिया में, स्पॉन्टेनियस क्रिया में। ठीक है, अभी नेक्स्ट बच्चा हम 5th चैप्टर पे जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसको भी मैंने पढ़ाया है, देख मेरे को है ना तेरा टाइम सेव करना है। ठीक है, मेरे को जो नहीं पढ़ा है अभी तक मैंने चैनल पे, जो चीजें मेरे से रह गई या पिछली बार या फिर कुछ चीजें जो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस हुए उसको मेरे को लेना है। ठीक है, जो चीजें पड़ी हुई है, जो चीजें है ऑलरेडी, उसको पढ़ाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, वो तुझे याद रखना है, वो जाके देखना है। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेटेज देखते, ऊपर वाले का वेटेज 7 मार्क्स का था, इसका भी वेटेज है 7 मार्क्स का। इस पे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं इसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अच्छे से हम जल्दी जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आने वाला है फॉर्मूले पे आने वाला है। ठीक है, फॉर्मूला यानी कि क्या, एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है लैम्डा का। लैम्डा यानी कि मोलर कंडक्टिविटी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये बहुत बार पूछा जाता है। मोलर कंडक्टिविटी यानी कि क्या,
इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट ये जो प्रॉब्लम है इसको भी करके जाना है अच्छे से। 5.4 5.2 को करके जाना है। हाँ, कुलरोस लॉ आता है। कंडक्टिविटी सेल पिछली बार बोला था, आया भी था, करके जाना है। इसकी ट्रिक मैंने बोल चुका है अच्छे से। इस साल मेरे को लग रहा है कि एक सेल आने वाला है जिसका नाम है लेड स्टोरेज बैटरी, जिसका नाम है लेड स्टोरेज बैटरी। इस साल आ सकता है लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। इसके बाद एक प्रॉब्लम है जो कि मेरे को बोलना है कि वो आ सकता है। प्रॉब्लम 5.6 करके जाना है अच्छे से, आ सकता है, 100% आ सकता है। और प्रॉब्लम 5.9 भी करके जाना है। साल्ट ब्रिज हर बार बच्चे को बोलता हूँ, आता ही है, बच्चे का क्वेश्चन है, आता ही है। साल्ट ब्रिज का कंपोजिशन आता, यूनिट आता, साल्ट ब्रिज का यूनिट नहीं, साल्ट ब्रिज का कंपोजिशन और उसके यूजेस पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट ऊपर 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 नस्ट इक्वेशन क्या होता है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द वेस्टर्न प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। आता है, ठीक है। अभी देख इस साल मैंने बोला लेड स्टोरेज बैटरी आने वाली है। ड्राई सेल की डायग्राम आ सकती है। लेड स्टोरेज बैटरी बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता है H2O2 फेल सेल भी अच्छे से अच्छा आ सकता है। उसके बाद बच्चा अभी आते हैं हम नेक्स्ट हमारी जो सीरीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देख जो वन शॉट मैंने इसका लिया है इसमें इसकी चर्चा की है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है और इसके एप्लीकेशन आते हैं, आएंगे इस साल बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अभी देख, अभी हम आगे जाते आगे का चैप्टर कौन सा है? अभी आगे के चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का भी वन शॉट हमने लिया हुआ है चैनल पे, ठीक है, वन शॉट लिया है। तो अभी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उसको देख के जाना है, ठीक है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम 6.1 छोड़ दिया तो तुझे मार्क्स मिलना छूट जाएगा, ठीक है। 6.1 करके जाना है, इसका वन शॉट ले वो देखना है अच्छे से। एक क्वेश्चन फिक्स मेरे को लग रहा है कि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी का जो डिफरेंस है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है कि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल है, ये बहुत बार आया है। और एक क्वेश्चन आने वाला है ये प्रॉब्लम, जो कि मैं अभी आपको करवा के बताता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम अच्छा है। देख, एक रिएक्शन है जो कि नीचे वाले स्टेप्स में हो रहे हैं। अभी हमें इसका ओवरऑल रिएक्शन का इक्वेशन लिखना है, उसके बाद उसका रेट लॉ लिखना है, और उसके बाद हमें उसका इंटरमीडिएट को पहचानना है। तो बच्चा लोग जो भी हमारी ओवरऑल रिएक्शन का इक्वेशन होगा वो क्या होगा? अबे हमें इन दोनों की एडिशन करनी होगी। अगर मैंने इन दोनों की एडिशन की तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। ये कैंसिल होने के बाद और क्या क्या कैंसिल हो सकता है हमारा, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी उसके बाद क्या करेंगे? ये एरो के इस साइड वाले को इस साइड में लिखेंगे। अभी हे NO2 और हे NO2 यानी कि कितने NO2 हो गए? 2 NO2 हो गए, ठीक है। अभी और उसके बाद एक F2 यहाँ पे, एक F2 गिव्स, ये क्या दे रहे हैं? 2 मोल्स ऑफ हे NO2F और हे NO2F। कितने मोल्स ऑफ NO2F हुए? 2 मोल्स। ये क्या हुआ हमारा? पूरा का पूरा ओवरऑल रिएक्शन का इक्वेशन हुआ। देखे, चेक करना है हमें, देख ले, चेक करके भी हमने दिखा दिया। बी क्या बोल रहा है कि हमें रेट लॉ लिखना है। बच्चा जो भी रेट लॉ होता है वो फास्ट रिएक्शन पे नहीं, वो स्लो रिएक्शन पे डिपेंड होता है। जो भी रेट लॉ होता है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड होता है और हमेशा वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होता है। तो तुझे क्या करना है? यहाँ पे रेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? जो हमारा NO2 है उसका कॉन्सेंट्रेशन, NO2 का कॉन्सेंट्रेशन, और उसके बाद F2 का कॉन्सेंट्रेशन, ये जो है वो हुआ हमारा रेट लॉ, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या पूछा है उसने? इंटरमीडिएट। बच्चा इंटरमीडिएट यानी कि क्या? जो भी चीज पहले निर्माण होती है उसके बाद यूज हो जाती है, पहले निर्माण होती है उसके बाद यूज हो जाती है, उसे हम इंटरमीडिएट ऐसा बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि फ्लोरीन जो है वो यहाँ पे इंटरमीडिएट है। देख, अभी इसकी बातें तो हमने बहुत कर डाली। मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो हमने वन शॉट लिया है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। प्रॉब्लम्स करके जाना है, प्रॉब्लम्स को छोड़ना नहीं है। और ये जो कैटलिस्ट है ना, इस कैटलिस्ट यानी कि क्या? कैटलिस्ट यानी ऐसा घटक जो कि रिएक्शन का रेट बढ़वाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करवाता है, उसे हम कैटलिस्ट ऐसा बोलते हैं। अभी बच्चा अभी हम जाते हैं 7th चैप्टर, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है।
ओम नमः शिवाय। चला आता सुरू करू आपण। लक्ष, 7वां चैप्टर, 7th चैप्टर क्या है सर? अभी देखिए, इस 7th चैप्टर में ना कुछ बातें बताऊंगा मैं, सिर्फ उतनी बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलेंगे, एनामलस बिहेवियर होता है। एनामलस बिहेवियर, एक तो ऑक्सीजन दिखाता है, उसके बाद फ्लोरीन दिखाता है, आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद एक प्रोसेस होती है कांटेक्ट प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है? कांटेक्ट प्रोसेस, आ सकती है। उसके बाद होती है डेकॉन्स प्रोसेस, ठीक है, आ सकते हैं। डेकॉन्स प्रोसेस आ सकती है, ठीक है। इनको अभी हम निपटा डालते क्या है। अभी देख, एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन पूछा ही जाएगा। ऑक्सीजन का एनामलस, बच्चा एनामलस यानी कि क्या? एनामलस यानी कि देखो, सर पढ़ाएंगे हर बच्चे को, पर कुछ ही टॉपर होगे, कुछ नहीं होगे, सीधी बात। क्यों? क्योंकि हो बच्चों से अलग है, वो मेहनत ज्यादा कर रहा है, सर की पढ़ाई हुई बातें याद रख रहा है, इसलिए वो अलग है। तो ऑक्सीजन क्यों अलग है? क्योंकि उसकी छोटी सी एटॉमिक साइज है, वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उस पर डी ऑर्बिटल नहीं है। छोटी एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ इनर डी ऑर्बिटल्स, इसकी वजह से वो एनामलस है। यही तीन चीजों को फ्लोरीन में लिख डाले। चौथी बात याद रख कि उसकी जो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो कम होती है। वो क्या होती है? कम होती। खत्म कहानी। नेक्स्ट जाते हैं अभी हम। नेक्स्ट ये जो डिफरेंस है अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर का, अच्छे से देख। बीटा सल्फर होता है वो पेल येलो होता है, ये ब्राइट येलो होता है। ऑर्थोरोम्बिक होता है, सुई के जैसा होता है नीडल। एक चीज याद रख, महत्व की बात बोलता हूं, 369 केल्विन के नीचे ये स्टेबल होता है। अगर उसके ऊपर तापमान जाता है, वो झटके से इस पे कन्वर्ट हो जाता है। और ये उसके ऊपर स्टेबल होता है, इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे कन्वर्ट होता है, ठीक है। इतनी बढ़िया केमिस्ट्री हमारी। अभी हम नेक्स्ट जाते कांटेक्ट प्रोसेस का आ गई मेरी। अभी देख रहे ऑक्साइड। ऑक्साइड जो होता है ना बच्चा, वो ऑक्साइड मेनली 4 प्रकार का आता है। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। एसिडिक के एग्जांपल्स होते हैं SO2, SO3, लग ध्यान में रख। बेसिक के होते हैं एग्जांपल्स, बेसिक के होंगे काऊ भाऊ Na2। मी अशी ट्रिक सांगितली मुलांना, काऊ भाऊ Na2 याद में रख। एम्फोटेरिक के होते सिर्फ Al2 होते, एम्फोटेरिक का एग्जाम्पल है। उसके बाद न्यूट्रल के होते कोनो N2O, असं एग्जाम्पल है त्याचं, कोनो N2O। ठीक है बच्चा, अभी हम नेक्स्ट जाते हो। ओजोन का स्ट्रक्चर पूछता है, अच्छे से याद रखा। अरे सोपा है ओजोन का स्ट्रक्चर है भाई, इकडे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आता है। अभी देख यहाँ पे ना, मेरे को बहुत बार है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। डबल की जगह सिंगल कर दे, सिंगल की जगह डबल कर दे, ठीक है। ओजोन क्या होता है, उसके यूजेस वगैरह करके जाना है, ठीक है। मैं पॉइंट पे आता हूँ जल्दी। कांटेक्ट प्रोसेस आती है, ठीक है। कांटेक्ट प्रोसेस को कैसे याद रखेंगे? ट्रिक बता दीजिए सर, ठीक है, बताता ट्रिक, अच्छे से याद रख। कांटेक्ट प्रोसेस को कैसे याद रखेंगे? सबसे पहला तुझे क्या करना है बच्चा, तुझे SO2 लेना है। क्या लेना है? SO2, ठीक है। अभी देख हम पहले से जाते हैं बेसिक्स। तुझे S लेना है, उसके बाद O2 लेना है। तुझे क्या बना डालना है? SO2 बना डालना है। तुझे SO2 लेना है, उसके बाद O2 लेना है, ठीक है। तुझे क्या बना डालना है? SO3 बना डालना है, ठीक है। तुझे SO3 लेना है, तुझे उस पर H2SO4 डालना है, ठीक है। तुझे क्या बना डालना है? H2S2O7, ठीक है। अभी उसके बाद तुझे क्या करना है? H2S2O7 लेना है और उसमें पानी डाल देना है। तेरा बन गया H2SO4, तेरा भैया बन गया H2SO4, ठीक है। अभी देख क्या बोल रहा मैं, ये जो प्रोसेस है ना, SO2 + O2 गिव्स SO3, ये जो प्रोसेस है ना, इस पे हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, उसका नाम होता है वैनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है। खत्म कहानी। इतनी रिएक्शंस याद में रख ली। क्या बोला मैं, समझा ना? नहीं समझा तो थोड़ा सा उसको बैक करके सुन ले। अभी नेक्स्ट। अभी यूजेस तो बहुत बार पूछे गए हमारे, बहुत बार। हीलियम का यूज पढ़ के जाना है। अभी गुष्ट जैसी रहे, कहानी जैसी, कहानी याद रख सकता है तू, ठीक है। आर्गन का और हीलियम का इंपॉर्टेंट है, नियॉन को भी करके जा। आर्गन का और हीलियम का पूछा जाता है। 8। अभी इस पे जाते इस पे कौन सा क्वेश्चन आएगा? यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम के आधार पे, मैं उसको खत्म कर देता हूँ, अच्छे से देखना है। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्या क्वेश्चन आता है बच्चा? अभी देख, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वो क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? इसका फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू। अभी जो n होता है, n यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n यानी कि क्या होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी n की वैल्यू होगी, ठीक है। अभी याद रख। अभी जाते हम यहाँ पे, देख क्या पूछ रहा है वो कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ट्रांजिशन मेटल हैविंग द 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे अभी इसमें? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो n की जगह पे 3 डालेंगे। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 5 अधिक 2 3 अधिक 2 5 रे आणि अंडर रूट ऑफ 15 आले, ठीक आहे। म्हणजे म्यूची व्हॅल्यू किती आली? 15 आली। जर का 4चा वर्ग घेतला 16, 16चं 4 येणार ना, 16चं तर काय येणार आहे 4 येणार, मग 15चा किती येणार? 15चा अंडर रूट जवळपास 3.85 येणार, ठीक आहे। म्हणजे काय आहे तो 1.73 पेक्षा मोठा आहे। नेक्स्ट ज़्यादा वक्त मेरे को लेना नहीं आपका, इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ, अच्छे से देखना है। अभी एक प्रोसेस आती है, यस, यहाँ पे K2Cr2O7 को कैसे बनाएंगे ये पूछा जाता है। K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको बनाना है तो हमें एक चीज की जरूरत होती है, उसका नाम होता है क्रोमाइट ओर। ये चीज हमें चाहिए इसको बनाने के लिए। क्रोमाइट ओर जो होता है उसका फार्मूला होता है FeOCr2O3। क्या होता है उसका फार्मूला? FeOCr2O3। इसको हम डालते हैं सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद जो निर्माण होता है हमारा Na2CrO4। क्या निर्माण होता है? Na2CrO4। उसके बाद उसे हम डालते हैं एसिड में। उसके बाद हमें निर्माण होता है Na2Cr2O7। क्या निर्माण होता है हमारा? Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट। उसके बाद उस पे हम डालते हैं Na2Cr2O7 को हम कहाँ पे डालते हैं सर? उसको डालते हम KCl पे। उसके साथ साथ K2Cr2O7 जो है हमारा निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? K2Cr2O7 जो है वो हमारा निर्माण होता है। एक चीज याद रख, K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, इसका जो है इसकी जो उत्पत्ति है वो क्रोमेट ओर के साथ की जाती है। याद रखना है हमें, ठीक है। अभी आगे जाते हैं, अभी आगे। एक मिनट जरा, एक मिनट। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो है ना, उसका डिस्टिंग्विश इस साल पूछा जा सकता है, ऐसे मेरे को क्यों लग रहा है। देख अभी लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड क्या है, इनका डिफरेंस देखते हैं हम। बच्चा लेंथेनॉइड जो होता है वो लेंथेनम से शुरू होता है। देखा अच्छे से देख, मैं बताता हूँ यार, इसको है ना बहुत बच्चा है छोड़ के जाता है, इसलिए मेरे को इसको बोलना है। देख अभी लेंथेनॉइड यानी कि क्या? लेंथेनॉइड एक ऐसी सीरीज है जो कि लेंथेनम से शुरू होते। जो कहाँ से शुरू होते? लेंथेनम से शुरू होते। लेंथेनम से शुरू होके वो कहाँ पे खत्म होते? वो लेंथेनम से शुरू होके ल्यूटेटियम पे खत्म होते, ठीक है। वो लेंथेनम से शुरू होके ल्यूटेटियम पे खत्म होते, उसको हम लेंथेनॉइड सीरीज ऐसा बोलते। और अगर वो लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक जाती है तब उसकी जो आयोनिक रेडियस है, जो उसकी एटॉमिक रेडियस है, वो कम होती है, इसलिए उसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऐसा बोलते हैं। इसलिए उसे क्या बोलते हैं हम? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऐसा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जैक्टली सेम केस इन द एक्टिनॉइड सीरीज। अभी जब भी हम एक्टिनियम से यहां से लॉरेंसियम तक जाते तब उसकी भी एटॉमिक साइज, उसकी भी आयोनिक साइज हमेशा कम होती है, उसको हम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे आते जाते 9वां चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है बच्चा। 50% केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है अभी। अच्छे से याद रख, अच्छे से ध्यान दे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कौन सा कंपाउंड है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहला थोड़ा सा बेसिक बोल देता मैं, अच्छे से देख। अभी क्या होता है प्लेटिनियम है,
NH3 देख, अभी ये जो है ना वो सेंटर पे, ठीक है, और ये जो है ना ये उसके आजू बाजू पे, ये जो आजू बाजू वाला है ना इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे, इसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे, इसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स देके सेंट्रल मेटल एटम पे ये जो बॉन्ड बनाता है होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिस कंपाउंड में निर्माण होता है उस कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसा बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसा बोलते हैं। ये जो आजू बाजू वाले हैं, ये जो आजू बाजू वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। इसे हम लिगैंड बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? लिगैंड बोलते हैं। और ये जो बीच वाला है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और इसे हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। इसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है बच्चा। अभी देख, जो लिगैंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं उसके मेनली दो टाइप होते हैं। एक होता है मोनोडेंटेड लिगैंड, एक कौन सा होता है? मोनोडेंटेड लिगैंड। और एक होता है पॉलीडेंटेड लिगैंड, एक कौन सा होता है? पॉलीडेंटेड लिगैंड। अभी ध्यान में रख, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन्स दिया तो हो मोनोडेंटेड, अगर उसने दो या फिर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दिए तो होता है पॉलीडेंटेड लिगैंड, ठीक है। यहाँ पे खत्म कहानी। अभी इस पे ना जो इम्पोर्टेंट कौन सा है? इम्पोर्टेंट अभी देखिए जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसको इसलिए मैं कर देता हूँ, अच्छे से ध्यान रख, कैसे करना है वो ट्रिक बता देता हूँ, इसे छोड़ के नहीं जाना है। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छे से ध्यान रख। कौन सा एग्जाम्पल दिया उसने कौन सा एग्जाम्पल दिया? CONH3 CONH3 नहीं यहाँ पे उसकी कोई जरूरत नहीं ना, इसकी कोई गरज नहीं ना। हाँ CONH3 ठीक है, उसने ऐसा कुछ हमें दिया है। अभी वो बहुत बार क्या पूछा बच्चा, यहाँ पे उसने दिया है हाई स्पिन, इस पे यहाँ पे क्या दिया? हाई स्पिन। जरा देख लेता, हाई स्पिन है नहीं, लो स्पिन दिया उसने। क्या दिया है उसने? लो स्पिन। अभी बच्चा मैं बोलता हूँ कि ये जो चीज़ है ना वो 90% बच्चों ने स्किप की होगी। ये क्या है? कोबाल्ट जो है, क्या चीज़ याद रखनी है? SC को मत फे को नी को जी। इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है। यानी कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 27। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेगा? तो 3d4s लिखेगा। पहला अंक क्या है? 2, इसके सिर पे 2 दे दे। इसका 7, इसके सिर पे 7 दे दे, ठीक है। ये जो हुआ, ये हुआ हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका? इसका जो बीच में कोबाल्ट का। किसका हुआ है? कोबाल्ट का। अभी उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 6-3। इसको ऐसा करना है, यानी कि कोबाल्ट जो है वो CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। यानी कि इसने इसके 2 और इसका 1 इलेक्ट्रॉन उड़ा डाला, ठीक है, यानी कि लॉस किया। यानी कि ये अभी इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद तुझे क्या करना है? यहाँ पे 3D 4s 4p ऐसा कर लेना है, ठीक है। डी में 5 बॉक्स होते हैं। कितने बॉक्स हो गए? 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। यस में 1 बॉक्स होता है और पी में होते हैं 3 बॉक्स, 1 2 3। तुझे देखना है लो स्पिन। जब भी लो स्पिन होगी, लो स्पिन लिखा हुआ होगा तो तुझे पेयरिंग करनी। इसका उद्देश्य मैं बोलता हूँ क्या है। उसके पहले 3D में कितने बॉक्स है? 6। कितने इलेक्ट्रॉन से? 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स किए हमने, ठीक है। अभी उसके बाद पेयरिंग करना है, यानी कि ये जो है ना वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये जो है ना वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो बॉक्स है ना वो कैसे दिखेगा मैं बोलता हूँ। ये जो बॉक्स तुझे पहले ऐसे दिख रहा था ना, वो अभी तुझे ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये तुझे ऐसा दिखेगा। अभी इसके बाद क्या करना है? इसके बाद NH3 कितने थे? 6, ठीक है। तो 6 बॉक्स को कनेक्ट करना है। 1 2 3 4
5 6, ठीक है, 3 और 3 6। डी के कितने बॉक्स लिए हमने? 2, उसके बाद एस का 1 बॉक्स, उसके बाद पी के 3 बॉक्स। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? D2sp3। क्या हुआ इसका? D2sp3 पूछा जाता है। इस प्रकार से तू सॉल्व कर लेना, ठीक है। अभी नेक्स्ट जाते कॉम्प्लेक्सेस आते 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 वीबीटी क्या? वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सीएफटी यानी कि क्या? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए उसने बताया था। उसने एक चीज नहीं बताई थी, उसने बोला था कि कलर शो करेंगे या नहीं करेंगे, कोई मुद्दा उसने बताया नहीं था। कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड और कौन वीक फील्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया नहीं था। तो इस सभी चीजों को अवॉइड करने वाली एक नई थ्योरी आई थी, उसका नाम था सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने 2 चीजों का बात किया था। उसने बोला था कि जो डी ऑर्बिटल होती है उसका स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग करके उसके 2 सब डी ऑर्बिटल्स में कन्वर्जन होते हैं। ये चीज हमें सीएफटी में देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद फाइनली वी आर कमिंग टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बच्चा भी अब टेंथ चैप्टर तो बच्चा अभी हम 10th चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है हेलोजन डेरिवेटिव। अभी हेलोजन डेरिवेटिव यानी कि क्या, सबसे पहले उसे समझते हैं। देख, हेलोजन यानी कि क्या? जो भी हमारा ग्रुप 17 होता है उसे हम हेलोजन ऐसा बोलते हैं। उसमें कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? तो फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। इस ग्रुप को हम हेलोजन ऐसा बोलते हैं। जब भी हम किसी भी अल्केन को, यानी कि अभी ये जो अल्केन है, अभी इस अल्केन में से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और उसकी जगह पे हम हेलोजन को डालते हैं। हेलोजन को हम एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम किसी अल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और उसकी जगह पे एक्स को डालते हैं यानी कि हेलोजन को डालते हैं, तो हम उसे अल्काइल हैलाइड ऐसा कहते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड यानी कि हेलोजन का डेरिवेटिव, यानी कि हम उसे क्या कहते हैं? हम हेलोजन का डेरिवेटिव ऐसा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद आनी चाहिए, ठीक है। अभी हम रिएक्शंस वगैरह देखते, अच्छे से देखना है, ठीक है। अभी देखो, बहुत बार विनाइलिक हैलाइड और अलाइलिक हैलाइड पूछा जाता है। अभी विनाइलिक हैलाइड और अलाइलिक हैलाइड का फर्क क्या है? अभी देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C के बाद के कार्बन को हेलोजन अटैच है, उसे हम अलाइलिक बोलेंगे। और C डबल बॉन्ड C को डायरेक्टली हेलोजन अटैच्ड होगा तो हम उसे विनाइलिक बोलेंगे। तो अलाइलिक और विनाइलिक का जो फिर फर्क था वो हमें याद आ चुका होगा, ठीक है। अभी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो कि मार्कोनी रूल है और एंटी मार्कोनी रूल है, वो बहुत बार पूछा जाता है। अभी उसके आगे जाने से पहले मैं ये 2 रिएक्शंस को कवर करना चाहूँगा, स्वार्ट्स रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी हम RCl की रिएक्शन सबसे पहले NaI के साथ करते हैं और AgF के साथ करते हैं, तो क्या होता है? जब भी हम सबसे पहले NaI के साथ करते हैं तो ये Na और ये Cl बाहर क्या पड़ता है? NaCl, और ये I और ये R बाहर क्या बनता है? Ri बनता है, ठीक है। यानी कि अल्काइल आयोडाइड बनता है और यहाँ पे ये AgCl बाहर पड़ता है और अल्काइल फ्लोराइड यहाँ पे बनता है, ठीक है। यह की बात बताऊंगा कि फिंकलस्टीन रिएक्शन में अल्काइल आयोडाइड की निर्मित होती है और स्वार्ट्स रिएक्शन में अल्काइल फ्लोराइड की निर्मित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चा। अभी हम पूरे आगे जाते हैं, ठीक है। अभी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा आता है। अभी ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, उसका मैं काम ही खत्म कर देता हूँ। बहुत बार बच्चों को परेशान करता है वो बॉइलिंग पॉइंट। अभी देख, जो भी बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास के साथ।
किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग को, ठीक है। यानी कि मेरे को क्या बोलना है, अगर जब भी कभी मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऑब्वियसली क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। पर इसका अपोजिट ब्रांचिंग के साथ होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अगर ब्रांचिंग कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं, अभी और कौन कौन से रिएक्शन है जो कि पूछी जा सकती है। अभी ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, इनएंशोमर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है मैं बोलता हूँ। अभी देख बच्चा, आइसोमर्स होते हैं, क्या होते हैं, आइसोमर्स। अभी आइसोमर यानी कि क्या, देख मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ अच्छे से, देख। अभी आइसोमर होते हैं, क्या होते हैं, आइसोमर। आइसोमर यानी कि क्या, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है बट स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है, उसे हम आइसोमर या फिर आइसोमेरिज्म ऐसा कहते हैं। तो बच्चा आइसोमेरिज्म के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एक क्या होता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और एक होता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक कौन सा होता है हमारा, एक होता है स्टीरियो और एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक कौन सा होता है हमारा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो बच्चा जब भी हम आइसोमेरिज्म की स्टडी करते हैं तो इन दोनों का हमें अध्ययन करना पड़ता है। जो भी हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है उसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं उसके, 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक कौन सा होता है हमारा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक जो होता है वो होता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक कौन सा होता है हमारा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है इसका हम डिटेल में इस चैप्टर में अध्ययन करते हैं। तो देख, प्लेन पोलराइज लाइट रहता है, कौन सा लाइट होता है, प्लेन पोलराइज लाइट। अगर जो भी आइसोमर प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पे घुमाएगा, किस साइड पे, राइट साइड पे, तो उस आइसोमर को बोलेंगे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे हम उसे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। अगर इस प्लेन पोलराइज लाइट को यानी कि पीपीएल को अगर कोई भी बंदा या फिर कोई भी आइसोमर लेफ्ट साइड को घुमाएगा तो हम उसे कहेंगे लिवो रोटेटरी। हम उसे क्या करेंगे, लिवो रोटेटरी। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों का जो मिश्रण होगा उसे हम कहेंगे इनएंशोमर्स। उसे हम क्या कहेंगे, इनएंशोमर्स ऐसा कहेंगे, ठीक है। अभी हम आगे जाते हैं। अभी आगे अगर बात करनी हुई तो यहाँ पे बहुत ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो बहुत बार पूछी जाती है। तो बच्चा इस रिएक्शन में क्या होता है कि इस रिएक्शन में हमें सिर्फ एक चीज करनी होती है कि इस आर को और इस Na को इस R को और इस XOH को कंबाइन करना है, यानी ROH। इस R को और इस OR को कंबाइन करना है, ROR। यानी कि जिस पे भी पॉजिटिव साइन है उसको हमें इस X को दे देना है। इतनी चीज तुम्हें याद में रखनी है। कुछ फॉर्मूलेज हो गए, अच्छे से याद रखना चाहिए, ठीक है। अभी उसके बाद हम आगे जाते हैं। SN1 और SN2 बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या फिर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम टर्शरी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेते हैं, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हम OH माइनस के साथ करते हैं। तो कुछ नहीं होगा, OH माइनस Br की जगह पे जाएगा और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की निर्मित करेगा और Br माइनस बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर इसकी बात करनी हुई तो ये जो रिएक्शन है SN1 की 2 स्टेप में होगी। पहली स्टेप और दूसरी स्टेप। पहली स्टेप जो होगी वो स्लो होगी और दूसरी स्टेप जो होती है वो नॉर्मल होगी, ठीक है। अभी आगे जाते हैं हम। आगे अगर SN2 की बात करनी हुई तो SN1 तो हमने देख लिया, तो SN2 क्या होगा सर। अभी देख, SN2 में क्या होता है, SN2 ही सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कौन सी स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इस पे क्या होगा है SN2 में, SN2 में सीधी हम CH3Br की रिएक्शन OH माइनस के साथ करेंगे और CH3OH और Br माइनस हमें निर्माण होने को दिखेगा, ठीक है। अगर इसका जो रेट है देखेंगे, इसका रेट इस पे भी डिपेंड करता है और इस पे भी डिपेंड करता है, इसलिए ये रिएक्शन जो है वो बायोमोलिकुलर है। कौन सी रिएक्शन है, बायोमोलिकुलर। पर अगर हम SN1 का देखेंगे तो SN1 का जो रेट है वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, इसलिए वो क्या है, यूनिमोलिकुलर है, ठीक है। अभी हम आगे जाते हैं, ठीक है। इसमें से इतना ही इंपॉर्टेंट है और बाकी चीजें भी आप कर सकते हैं। अभी हमें फिटिक रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद रखो। जब भी कभी आपको सोडियम दिखेगा और ड्राई ईथर दिखेगा तो ये रिएक्शन होते हैं, उसे हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन। जब भी आपको सोडियम और ड्राई ईथर दिखेगा तो ये जो होगा इसका
इसको निकालना है, इसको निकालना है और उसको फिर से कॉपी कर देना है, ठीक है। इसको ऐसे निर्माण कर देना है, ठीक है, ऐसा बनेगा। इसको निकालना है और इसको फिर से कॉपी कर देना है, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम वुड्स रिएक्शन। अभी हम आगे जाते हैं। आगे अगर बात करनी हुई मेरी, तो आगे ये जो रिएक्शन है जैसे कि सल्फोनेशन यानी कि H2SO4 के साथ अराइल हैलाइड की हमने रिएक्शन कर दी। तो इस चीज में यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका SO3H जो ग्रुप होगा वो एक बार यहाँ पे जाएगा यानी कि ऑर्थो पे जाएगा और एक बार यहाँ पे जाएगा यानी कि पैरा पे जाएगा। ये जो होगा ये ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट होगा, ये जो होगा ये ऑलवेज क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। अभी आगे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DDT। जो DDT होता है उसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये इंसेक्टिसाइड जैसे काम करता है यानी कि मच्छरों को, जो भी इंसेक्ट होते हैं उसको किल करता है। DDT जो होता है वो जो एक्वेटिक लाइफ होती है, एक्वेटिक लाइफ यानी कि फिशेस वगैरह, वो उसे पचा नहीं सकते, ठीक है। ये चीजें याद में रखनी है। अब उसके बाद आते हैं हम अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल यानी कि ROH। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ROH। फिनॉल जो होगा उसका फॉर्मूला होगा हमारा AROH, और जो ईथर होगा उसका फॉर्मूला होगा हमारा ROR। जो ईथर का क्लासिफिकेशन है वो बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में क्या है, सिंपल है। एक होता है हमारा सिंपल ईथर और एक होता है हमारा मिक्स्ड ईथर। एक कौन सा होता है हमारा, मिक्स्ड ईथर। जो भी सिंपल ईथर होता है उस पे ये जो दोनों ग्रुप है, हे R और हे R और हे R सेम होते हैं, और जो भी मिक्स्ड होता है इस पे हे R और हे R ये नॉट इक्वल होते, ठीक है। इसे हम मिक्स्ड ईथर कहते हैं। अभी हम आगे जाते हैं। अगर आगे बात हुई तो एक डाउस प्रोसेस करके आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, अच्छे से देख। जब भी हमारे पास है RCOR है क्या, हमारे पास RCOR है। जब भी हम RCOR की रिएक्शन H2Ni यानी कि इन चीज़ों के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमें H देना है, यहाँ पे हमें H देना है और इस कंपाउंड की निर्मित करनी है, यानी कि हमें सेकेंडरी अल्कोहल निर्माण करना है। एक ही बात बताऊंगा, जब भी ये देख, अच्छे से देख, RCHO है, ठीक है, एक RCHO है, एक है RCOR, ठीक है, और एक है हमारे RCOOH। ये तीन कंपाउंड का हमें अभ्यास करना है। ये अच्छे से देख मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से देखना है। जब भी हम इन तीनों का अभ्यास करते हैं, इन तीनों का हम रिडक्शन करेंगे। इन तीनों में से भी हम मेनली ना पहले दो का रिडक्शन करते हैं, ठीक है। जब भी हम इस RCHO का रिडक्शन करते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, यानी कि अगर अल्डिहाइड का हमने रिडक्शन किया तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। पर अगर हमने कीटोन RCOR यानी कि कीटोन का रिडक्शन किया तो हमें ऑलवेज सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। इतनी चीज हमें याद में रखनी है। अभी हम आगे जाते हैं। आगे अगर बात करनी हुई तो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सर ने बता दिया है। अभी एक महत्व की और अत्यंत महत्व जो रिएजेंट है या फिर टेस्ट है वो है लुकास टेस्ट। लुकास रिएजेंट होता है, उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड, जब भी कॉन्सेंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रेट ZnCl2 इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो उसे हम लुकास रिएजेंट ऐसा कहते हैं। और ये जो लुकास रिएजेंट होता है, इस लुकास रिएजेंट के माध्यम से हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल इन तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इन तीनों का हम सेपरेशन या फिर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट जाते हैं। देखो बच्चा लोग, मेरा है ना एक ही हेतु है कि मैं जितना कम समय में कवर कर सकता हूँ मैं करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। क्योंकि सेल्फ स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। जो भी लोग होते हैं ना वो 10-10, 12-12 घंटे का वन शॉट लेते हैं। मैं भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर मेरा एक मानना ऐसा है कि अगर 2 घंटे में तेरे को मालूम चल रहा है कि कैसे मेरे को बाकी इधर समय में कौन कौन सा टॉपिक करना है, तो तू खुद पढ़ाई कर सकता है। ऑलवेज एक बात याद रख, जो खुद पढ़ाई करता है ना वो ज्यादा से ज्यादा रिमेम्बर रहता है, ठीक है। अभी देखते हैं हम आगे। एक कोल्बे रिएक्शन और रीमर टीमर रिएक्शन करके जाना है, ठीक है। ये कहाँ से करूँ सर? देख, चैनल जो है ना हमारा, चैनल जो है ना वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, एक जो है उसमें मैंने वन शॉट में पूरी के पूरी रिएक्शन लिए। वन शॉट में मैंने पूरी के पूरी क्या लिए, रिएक्शन लेने। वो रिएक्शंस अच्छे से करके जाना है। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ तुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। यहाँ पे तुझे इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रख।
अभी आगे जाते हैं। अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिख रही होगी, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। जब भी हम फिनॉल लेते हैं और क्रोमिक अनहाइड्राइड यानी कि CrO3 लेते हैं तो हमारे पास बेंजोक्विनोन पैरा बेंजोक्विनोन निर्माण होता है, ठीक है। ये भी रिएक्शन बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में आती है। उसके बाद विलियमसन रिएक्शन। विलियमसन रिएक्शन में क्या होता है कि जो विलियमसन रिएक्शन है उस पे हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन NaOR यानी कि सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करते हैं। तो क्या होता है, जब भी हम सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करते हैं तो इसको और इसको हम रिमूव कर देते हैं और ROAR की निर्मित होती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट अभी हम जाते हैं जल्दी नेक्स्ट अल्कोहल ईथर का जो है ना, ये बहुत बार MCQ पूछा गया है कि सॉल्वेंट की जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कौन सा ईथर यूज करते हैं, तो डाई इथाइल ईथर यूज करते हैं। अच्छे से याद रख, ईथर का जो डाई इथाइल ईथर है उसका पूर्वी के समय पे फार लॉन्ग टाइम एगो उसका हम एनेस्थेसिया के जैसे यूज करते हैं, ठीक है। अभी बेकेलेट जो होता है ना, बेकेलेट में फिनॉल की वजह से बेकेलेट बनता है, इतना भी याद में रखना। नेक्स्ट आता है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी देख, कीटोन का क्लासिफिकेशन भी बहुत बार पूछा जाता है। जो कीटोन होता है ना, जैसे ईथर था हमारा वैसे कीटोन का भी क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। कीटोन का भी अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन का भी वही ऐसा प्रकार है। एक होता है हमारा सिंपल और एक होता है हमारा मिक्स्ड कीटोन, ठीक है। जो भी हमारा अल्डिहाइड होता है ना, अच्छे से ध्यान रख, पहले फंक्शनल रूप याद रखते हैं। जो भी अल्डिहाइड होता है उसका फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OH। जो भी एसिड होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और जो भी कीटोन होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा RC डबल बॉन्ड OR। अगर हे और हे अगर सेम होते हैं तो उसे हम सिंपल कीटोन कहते हैं, पर अगर हे और हे सेम ना होके डिफरेंट होते तो हम उसे मिक्स्ड कीटोन कहते हैं। बहुत बार पूछा गया इसलिए मैंने बोल दिया। अभी आगे जाते हैं। आगे अगर जाएंगे तो नॉमेनक्लेचर वगैरह की बात भी मैंने वहाँ पे की है। यहाँ पे जो कुछ कंपाउंड ऐसे कि जो आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मी, इस कौन कौन से है, एक थैलिक एसिड आएगा, उसके बाद एक एक्रोलिन और एक्रोलिक एसिड है, मेरे को दिख नहीं रहा है, हाँ ये देखिए बहुत बार आता है, इसको करके जाना है। इन तीनों को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, आ सकते हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम पे। अभी आगे जाते हैं। आगे अगर बात करनी हुई तो रिएक्शन रोजेनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन आती है बच्चा में, तो तेरे को वो जो वीडियो बोल रहा है ना वो अच्छे से देख ले। मैं अभी खाली यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कौन कौन से रिएक्शन तुझे करके ही जाने, मिस नहीं करने, ठीक है। स्टीफन करके जानी है, मिस नहीं करनी है, डीवाल वाली भी करके जानी है, ठीक है। उसके बाद ईटार्ड भी छोड़ना नहीं, गेटरमन को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद अभी एक रिएक्शन है ना जो मेरी फेवरेट और बहुत बार पूछी जाती है, मैं बोलता तेरे को दिखाता, एक मिनट रुक जरा। एक रिएक्शन बहुत बार पूछी गई, हाँ ये वाली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली, ये भी रिएक्शन मैंने वहाँ पे बताई, करके जाना है अच्छे से, ठीक है। अभी बॉइलिंग पॉइंट का तो मैंने वो सूत्र बोल दिया ना, तेरे को इतना ही याद रखना है। अभी देखिए 3 टेस्ट होते हैं। एक होती है चीप टेस्ट, चीप टेस्ट की वजह से हम अल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। टोलेंस टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट आ सकता है, इसको याद रख ले। टोलेंस रिएजेंट की वजह से भी हम अल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पर जो फेलिंग है उसके साथ से हम अल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पर एक ऐसा कीटोन है जिसको भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट, पॉजिटिव कौन सा कीटोन देता है, ऐसा MCQ आ सकता है। अभी नेक्स्ट अभी बात आती है बच्चा एकदम इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन अभी आने वाली है। इस 5 को भी पढ़ के जाना, हाइड्रोजन वगैरह क्या होगा देख के जाना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन, मैंने वहाँ पे बताया है, मिस नहीं करना है, अच्छे से याद रख। अभी आते हैं यहाँ पे 2 रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्डोल रिएक्शन तेरी इस साल की बोर्ड के एग्जाम में आएगी, अल्डोल और कैनिसर, जिसका मैंने बताया है वहाँ पे एक ट्रिक बता के रिएक्शन के वीडियो पे। इस हालांकि मैं इस वीडियो के कमेंट्स में जो वीडियोज़ है इंपॉर्टेंट मैं वहाँ पे डाल दूंगा, अच्छे से देख लेना है, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत बार पूछी गई है और इस साल भी आएगी। अभी नेक्स्ट अभी डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर पे हम जंप मारते हो। अमाइंस यानी कि क्या? अमाइंस यानी कि क्या बच्चा, जब भी हम RNH2 इसको हम अमाइन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? अमाइन कहते हैं। अभी क्या होता है कि जो अमाइन होते हैं उसके मेनली 3 टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी और एक होता है हमारा टर्शियरी अमाइन, ठीक है। अभी हाँ, ये जो RNH2 होता है इसे हम प्राइमरी अमाइन कहते हैं, एक हाइड्रोजन कम करते जाए इसे हम टर्शियरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन करते हैं, और इसे हम टर्शियरी नाइट्रोजन या फिर टर्शियरी अमाइन ऐसा बोलते हैं। अगर इसका हमने अध्ययन करने का बात हुई तो इस पे बच्चा क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं, तो बोलता रुक इस पे सबसे पहले है हॉफमन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन आएगी, करके जाना है। फेवरेट रिएक्शन कौन से वो भी बोलता है, ठीक।
उसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, सेकंड इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये यहाँ पे हॉफमन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, हॉफमन्स एलिमिनेशन भी करके जाना है। उसके बाद अगर कार्बिल अमाइन रिएक्शन, फिक्स क्वेश्चन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन फिक्स क्वेश्चन बिल्कुल मिस नहीं करना है, फिक्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर बात करने की हुई तो नेक्स्ट ठीक है, यहाँ पे एक रिएक्शन रुक गए, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन पीछे गई, वो रिएक्शन करके जाना है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस याद में रखो, रिएक्शन करके जाना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं हम बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हम क्या क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट यानी कि हाइड्रेटेड कार्बन, ठीक है। कार्बन और पानी का जो मिश्रण होता है उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, ऑलिगो और पॉलीसैकेराइड। अगर मैंने मोनोसैकेराइड को पानी में डाला तो उसका ब्रेकडाउन नहीं होता है, ऑलिगोसैकेराइड को डाला तो वो 2 से 10 मोनोसैकेराइड में टूटता है, उसे हम ऑलिगोसैकेराइड बोलते हैं। और कुछ लार्ज नंबर में अगर टूटता है तो उसे हम पॉलीसैकेराइड ऐसा बोलते हैं। ऑलिगो के 3 प्रकार होते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा। 2 में टूटेगा तो ट्राई बोलेंगे, 3 में टूटेगा तो ट्राई बोलेंगे, और 4 में टूटेंगे तो टेट्रा बोलेंगे। ये जो यहाँ के ये जो एग्जाम्पल है ना, रैफिनोस और स्टैचूस, बहुत बार पूछा गया, अच्छे से करके जाना है। बायोमोलिक्यूल्स में जो प्रोटीन्स होंगे वो बहुत बार पूछा जाता है। प्रोटीन्स जो होता है उसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, और बहुत सारे अमाइनो एसिड की चेन की वजह से प्रोटीन्स की उत्पत्ति निर्मित होती है, ठीक है बच्चा। यहाँ पे जो स्टार्च है ना, स्टार्च में जो अमाइलोज है, स्टार्च 2 चीज़ों से बनता है, एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइलोज 15 से 20% होता है, और अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो 80 से 85% तक भी हमें देखने को मिलता है। अभी नेक्स्ट प्रोटीन जो होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक होता है ग्लोबुलर और एक होता है फाइब्रस। ग्लोबुलर जो होता है वो गोल होता है, वो स्पेरिकल होता है, और फाइब्रस जो होता है वो रॉड के जैसा होता है। कैसा होता है वो? रॉड के जैसा होता है। ग्लोबुलर का एग्जाम्पल है इंसुलिन, और फाइब्रस का एग्जाम्पल है मायोसिन या फिर केराटिन, याद रखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है जिस पे हम प्रोटीन का शेप तो बदल डालते, प्रोटीन का हम शेप तो बदल डालते हैं, यानी कि ये ऐसा प्रोटीन था, मैंने ऐसा कर डाला, बदल तो डालते, पर उसमें जो बॉन्ड्स है उसे हम तोड़ते नहीं है, उसे ऐसे के ऐसे रहने देते। एंजाइम यानी कि एक प्रकार का प्रोटीन ही है, जवळपास ऑल एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स, इतना चीज तुझे याद में रखना है, ठीक है। एंजाइम्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो रिएक्शन का रेट बढ़ाते, और उस पर कंज्यूम भी नहीं होते, उसको हम एंजाइम ऐसा बोलते हैं। डीएनए यानी कि क्या, डीएनए और आरएनए का थोड़ी बहुत चीज़ें बोल देता हूँ, अच्छे से याद रख। डीएनए क्या है और आरएनए क्या है, वो बायो के स्टूडेंट को बहुत अच्छा जाता है, पर मैथ्स वालों को भी आना चाहिए। डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए में होते हैं एडेनिन, थाइमिन, गोनिन और साइटोसिन, और जो आरएनए होता है यहाँ पे होता है एडेनिन, गोनिन, एडेनिन, यूरेसिल, गोनिन और साइटोसिन होते हैं, ठीक है। इतना चीज़ याद रख। अभी आगे जाते हैं। अभी नेक्स्ट जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है हमारा पॉलीमर केमिस्ट्री में जो चीज़ें बताऊंगा अच्छे से करके जाना है, ठीक। अभी पॉलीमर जो होते हैं ना वो बहुत प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, उसके बाद ओरिजिन बोल सकते हैं, मॉलिकुलर फोर्स बोल सकते हैं, पॉलीमराइजेशन बोल सकते हैं, मोनोमर्स बोल सकते हैं, बायो। देख वो कहाँ से मिलता है, अगर निसर्ग में मिलता है नेचुरल, अगर हम बनाते हैं सिंथेटिक, और दोनों मिलाकर बनाते हैं सेमी सिंथेटिक। अगर लाइन जैसा स्ट्रक्चर है लीनियर, ब्रांच जैसा है ब्रांच क्रॉस लिंक, ठीक है। इलास्टोमस, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग में एक पॉलीमर है बेकेलेट, जो एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा जाता है। बेकेलेट इज ए एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है। उसके बाद एडिशन होगा, कंडेंसेशन होता है, रिंग ओपनिंग होगा, ठीक है। एडिशन यानी कि क्या, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा कंबाइन होने के बाद, और कंडेंसेशन यानी कि क्या, कंबाइन होंगे, कुछ जो चीज़ बाहर पड़ेगी उसे हम कंडेंसेशन कहेंगे। जो भी चीज़ का जमीन में विघटन होता है, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। नहीं होगा तो हमें उसे क्या बोलेंगे, उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसा बोलेंगे। अभी इसमें जो 1-2 एग्जाम्पल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये पैन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। बैकेलेट करके इन दोनों को, उसके बाद बैकेलेट हो गया, पैन हो गया, इसको तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ये नाम का एक टॉपिक है, उसको मेरे को बोलना है, ठीक है। वो कहाँ पे गया, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इंपॉर्टेंट है, आता है। देख
एक ऐसी प्रोसेस जिसके कारण जो क्रॉस लिंक्स, एक ऐसी प्रोसेस जो इलास्टोमर में ना क्रॉस लिंक जैसा नेटवर्क डाल देती है, यानी कि द प्रोसेस इन विच द नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इलास्टोमर्स इज कॉल्ड एज अ वल्कनाइजेशन। बच्चा जब भी हम किसी भी अभी इलास्टोमर्स यानी कि क्या बच्चा, क्या होता है कि जो इलास्टोमर्स होते हैं ना, जो इलास्टोमर्स होते हैं यानी कि पॉलीमर होते हैं ना, उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इलास्टिक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसे टफ करना है। तो इसलिए उसके अंदर हमें कुछ डालना होता है और इस कुछ डालने के प्रोसेस को हम वल्कनाइजेशन ऐसा कहते हैं। मेनली हम सल्फर को डालते हैं, इसलिए सल्फर का वल्कनाइजेशन जो है कॉमन है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी मैंने तो बता दिया आपको जो जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है और बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। ये देख बेकेलेट का बोल रहा हूँ, आ सकता है, छोड़ के बिल्कुल भी जाना नहीं। अभी नेक्स्ट जाते हैं हम। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर आ चुका है हमारा ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री यानी कि क्या बच्चा, देख मेरे को टाइम पास नहीं आता है, मैं सीधी सीधी जल्दी जल्दी बोलता हूँ, अच्छे से देख ले। ग्रीन केमिस्ट्री क्या, ग्रीन केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जहाँ पे हम क्या सीखते हैं, जहाँ पे हम पोल्यूशन नहीं करना सीखते और जिसके कारण जो हमारे आने वाले समय में एनर्जी की क्राइसिस आने वाली है, जो पोल्यूशन है उसको हम कैसे कम से कम कर सकते हैं, इसका अध्ययन हम ग्रीन केमिस्ट्री में करते हैं। तो इसमें कौन से क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है जो कि मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। देख अभी ग्रीन केमिस्ट्री का जो कैलकुलेट परसेंटेज एटम इकोनॉमी का फॉर्मूला है वो मैं बताता है तेरे को कैसे करना है। और 12 प्रिंसिपल्स केमिस्ट्री के जो है ग्रीन केमिस्ट्री के वो आते हैं। देख अभी ये जो फॉर्मूला है ना परसेंटेज ऑफ एटम इकोनॉमी का, इसे कैसे याद रखेंगे, हमें जो चाहिए उस प्रोडक्ट का वजन और नीचे सब रिएक्टेंट का वजन। वंस अगेन, हमें जो चाहिए उस प्रोडक्ट का वजन और नीचे सब रिएक्टेंट का वजन मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज ऑफ एटम इकोनॉमी। 12 प्रिंसिपल से ग्रीन केमिस्ट्री के क्या क्या है वो अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। उसके बाद नैनो केमिस्ट्री क्या होगी। नैनो केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है कि जिसमें हम छोटे छोटे पार्टिकल्स का, जो कि हमें हमारे नेकेड आइज से दिखते भी नहीं है और हम उसे ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, उस नैनो मटेरियल्स का, उस नैनो पार्टिकल्स का अध्ययन हम जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में करते हैं उसे हम नैनो केमिस्ट्री ऐसा बोलते हैं। नैनो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत सारे फायदे भी और कुछ सारे नुकसान भी है। जैसे कि उसका मेनली नुकसान क्या है, अगर हो मेरे इनहेलेशन के दौरान, मेरे श्वासन क्रिया के दौरान मेरे अंदर जाएगा तब भी मुझे मालूम नहीं चलेगा। यानी कि जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि जो भी हमारे श्वसन से रिलेटेड डिसीजेस होते हैं वो उसके कारण हमें होते हैं। तो बच्चा फाइनली जो 16 चैप्टर्स है वो हमने खत्म कर डाले, निपटा डाले, ठीक है। अभी एक ही बात कहने वाला हूँ, अच्छे से याद में रखना है, अच्छे से याद में रखना है मैं क्या बात बोल रहा हूँ, ठीक है बच्चा। 16 चैप्टर्स हो गए हमारे, बहुत बड़े हमने अभी तक मुकाम हासिल कर लिया। 16 चैप्टर्स कंप्लीट कर ले इतने कम समय में, जो कि आज तक मेरे को नहीं लगता है कि इतना डिटेल में इतना कम समय में किसी ने किया होगा। एक बात याद में रखना है कि ये जो लेक्चर है वो मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को मालूम नहीं, तू तेरे जो भी ग्रुप्स होंगे, जो भी तेरे फ्रेंड्स होंगे, इन सारों को भेजा डालना है। सारे के सारे बच्चों को केमिस्ट्री का 20 तारीख को केमिस्ट्री में 70 में से 70 मार्क्स आने चाहिए, यानी चाहिए ही, ठीक है। आने वाले समय में बच्चा हम सीईटी के लिए इतना फ्री मटेरियल और इतना बढ़िया मटेरियल प्रोवाइड करने वाले हैं कि तेरे को 100 परसेंटाइल, 101 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल आने वाला है। इसलिए बच्चा तू चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स करके मेरे को पूछ, मैं हर कमेंट्स का जवाब देता हूँ। तो बच्चा अभी हम रुकते, कुछ चाहिए होगा, कुछ तेरे को और चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट्स में पूछे, ठीक है। टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन हुआ है तो हो जा, वहाँ पे मैं केमिस्ट्री का लिंक पेपर डालने वाला हूँ, केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल डालने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चा लिंक पूछते हैं तो डायरेक्टली जाना है केमिस्ट्री टेलीग्राम पे, वहाँ पे सर्च करना है उदय सर केमिस्ट्री, तुझे वहाँ पे चैनल मिल जाएगा। तो बच्चा हम रुकते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट और धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई करते रहे।